सिर्फ पानी व पसीने में बड़ा अंतर होता है। पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर होता है। और मुर्गा दुनिया की तरह सांस लेने वालों जिंदगी की सांसों और जीने में बड़ा अंतर होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल एमपीपीएससी प्रीलिम से 2026 को ध्यान में रखते हुए हमारी इतिहास विषय की यह तीसरी क्लास है और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे वैदिक काल की युग। चलिए अपने जो है हम क्लास की बात करते हैं। मैंने जैसा कि शुरुआत में कुछ पंक्तियाँ बोली कि पसीने और पानी में बड़ा अंतर होता है, देखने में दोनों ही लिक्विड लगता है, लेकिन पसीना जब गंदगी करती है, पानी जो है पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। तो दूसरी लाइन में पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर होता है। नगीना भी एक प्रकार के पत्थर से ही बना होता है, परंतु नगीना जो है बहुत सारा घिसने के बाद में, रगड़ने के बाद में उसकी चमक आती है। और कुछ लोग सांसों को ही जिंदगी समझते हैं, सिर्फ सांस लेने से क्या जिंदगी चल रही है, मेरी जिंदगी को सांस लेने में जिंदगी जीने में बड़ा अंतर होता है। एक सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने के लिए, ईमानदारी से जिंदगी जीने के लिए आपको जो है व्यापक संघर्ष करने की आवश्यकता होती है, और उस संघर्ष के परिणाम स्वरूप आप सम्मान पूर्वक जिंदगी जी सकते हैं। अन्यथा आपको ना तो सम्मान मिलेगा, ना ही आपकी, हालांकि जिंदगी जीने के लिए तो कौन नहीं देता है, कोई जिंदगी काटता है, मेरे काट में आप जो है याद रखिएगा। आप इसे धरातल की परम पिता परमेश्वर की परमात्मा जो है उसकी जितनी भी रचनाएं हैं उन रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ है। आपके पास में वो क्षमता है जो दुनिया में आप अपने इतिहास से अलग ही बना सकते हैं। या आप जो है इसे भौतिकता की दुनिया में जीकर के कौन सी बातें बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ अपने जीवन में, पता नहीं वो किस किस जिंदगी में जी करके जो है अपना समय बर्बाद करते हैं। तो मेरे साथियों समय को महत्व दीजिएगा, वरना समय आपको उस स्थिति में लाकर के खड़ा कर देगा जहाँ आपको ना तो कोई महत्व देगा और ना ही आपको समय महत्व देगा। ऐसी स्थिति जो है कष्टदायक होती है। वैसी स्थिति ना आए इसलिए अपना समय जो है उचित जगह पर निवेश कीजिएगा। या चलिए हमारी ग्राफ जो है वैदिक काल को लेकर के थोड़ा सा जो है इसमें क्या करेंगे, परिचय के रूप में जानेंगे और हम लगातार इसको जो है प्रश्न करेंगे। प्रश्न के माध्यम से सिर्फ इतना बता दें, इतिहास का वह समय जो इतिहासकारों द्वारा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है, इसे वैदिक काल की जो है संज्ञा दी गई। और इस समय को जो है, ये समय याद रखिएगा, क्योंकि मैं बहुत बार समझाने में कॉन्सेप्ट यूज करूंगा तो यही जो है चीजें आएंगी कि इस जो है वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है समय को। एक जो है पूर्व वैदिक काल, पूर्व बोले तो पहले का समय, और उत्तर बोले तो बाद का समय, यानी पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ये समय जो है आपका 1500 ईसा पूर्व से लगा करके 1000 ईसा पूर्व का जो है आपका ये समय है। और जो ये समय है ये है आपका 1000 ईसा पूर्व से लगा करके 600 ईसा पूर्व तक का आपका ये समय है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है। चूंकि पूर्व वैदिक काल में क्या हुई थी, ऋग्वेद की रचना हुई थी, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी, तो आप क्या कहेंगे, पूर्व वैदिक काल में जो है ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसलिए से ऋग्वैदिक काल की संज्ञा दी जाती है। जो बाद का काल है उसे उत्तर वैदिक काल की संज्ञा दी जाती है। वैदिक जो है शब्द, ये शब्द जो है आपका वेद से बना हुआ है, क्योंकि इस काल में वेदों की रचना हुई थी। जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा सिलेबस जो है स्पष्ट रूप से प्रकाशित किया गया है। उस सिलेबस की सीमा में रहते हुए जो हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, एक तरफ हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है कि 6वीं शताब्दी मतलब शुरुआत से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के 10वीं शताब्दी, क्या लिखा हुआ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के 10वीं शताब्दी तक का इतिहास लिखा हुआ है। और उस इतिहास के अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको, सामाजिक इतिहास, सामाजिक, आर्थिक, आर्थिक और राजनीतिक इतिहास जो है आपको पढ़ना है। एक सिलेबस में ये। बाकी जो अभी नया टॉपिक जुड़ा हुआ है इसे क्या कहते हैं, संकल्पना एवं विचार कहते हैं। क्या कहते हैं, संकल्पना प्लस विचार, जो ये वाला आपका नया टॉपिक है, इसमें विभिन्न प्रकार के टॉपिक दिए गए हैं।
उसमें जो है वेद दिए गए हैं, सभी वेद हैं, दर्शन है, उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, स्मृतियाँ हैं, सभा स्मृति है। तो उस टॉपिक को जो है हम ध्यान में रखते हुए जो सिलेबस में अलग चीजें हैं उनको मैंने यहाँ पर शामिल नहीं किया हुआ है। जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन प्रधान प्रश्न है वो वैदिक काल में डिस्कस करेंगे। बाकी जो है वो संकल्पना और विचार में जो टॉपिक के लिए वैदिक काल का अधिकांश भाग उसमें है तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। एक जानकारी और बता दें कि हम जो है क्या करते हैं, प्रतिदिन प्रतिदिन क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं। प्रतिदिन जो है आपकी ये क्लास होती है, इसका क्या होता है, प्रतिदिन टेस्ट होता है। और यह टेस्ट जो है आपका दो प्रकार से होता है। एक टेस्ट है ये कि मतलब रिवीजन फॉर्मेट में जो है एक टेस्ट करते हैं। जितने हमने टॉपिक कर लिए हैं उनका टेस्ट जो है आपका मॉर्निंग में 6:30 AM पर होता है। और जो अभी क्लास होती है ये इस क्लास का टेस्ट है, जितनी मतलब हमारी क्लासें चल रही हैं उन क्लासों का जो मतलब डेली जो हम तैयारी करते हैं उसका टेस्ट जो है आपका कब होता है, 9-10 PM पर जो है शाम की एक टेस्ट होता है। दोनों में जो है आपके 50-50 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें जो है आपको 30 सेकेंड का समय दिया जाता है, इसमें 15 सेकेंड का समय दिया जाता है, क्योंकि रिवीजन फॉर्मेट है। तो मुझे उम्मीद है सभी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अपनी तैयारी को जो है आप तैयारी को 100% रूप से निकला कर रहे हैं, बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आप भी अपना प्रयास कीजिएगा, निश्चित रूप से हमारी सफलता जो है शामिल। तो चलिए अब जो है क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि आपने जो है होमवर्क किया था, जो मैंने होमवर्क दिया हुआ था कि आपको क्या करना है, मैप बना करके भेजना है। कितने लोगों ने अभी तक किसी का नहीं आया हुआ है, याद रखना जरूरी है भाई। जो है होमवर्क कीजिए, वो चीज़ें जो है सिखाने के लिए दी जा रही हैं। आप अपने मन से नहीं करें, हर कार्य को करने की वजह की है उसकी। चलिए पहला प्रश्न है आपके सामने। और पहले प्रश्न में जो आपको चीजें पूछी जा रही है वो है सप्त सैंधव प्रदेश में कौन सी नदी शामिल नहीं है। देखिएगा थोड़ी सी चीजों को समझते हुए हर प्रश्न में जो है आपको प्रश्न का मतलब समझाएंगे। और ये प्रश्न ध्यान रखना, मेरे द्वारा जो प्रश्न बनाए जाते हैं ये प्रश्न जरूरी नहीं कि सेम टू सेम आए, लेकिन आपको जो कंटेंट इतना दूंगा इनमें जो है प्रश्न को आएगा तो किन्हीं के जो है भाषा से आएगा या फिर कोई कॉन्सेप्ट बना करके आएगा, वो सभी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। देखिएगा ये जो है मैं क्या बना रहा हूँ, जो है भारत का मैं माइंड बता रहा हूँ थोड़ी सी जो है चीजों को समझाने के लिए। चलिए थोड़ा ठीक है समझ लेते हैं अपनी अपनी चीजें जो है। यहाँ पे ये पाकिस्तान वाला हिस्सा है और इसमें भी देखेंगे तो मध्य प्रदेश देख पाएंगे। तो जो मैं येलो कलर से क्षेत्र बना रहा हूँ, ये वाला क्षेत्र जो होता था क्या होता था, सप्त सैंधव प्रदेश हुआ करता था। कौन सा क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो है सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता था। इसमें क्या क्या खास बातें तो देखिएगा। इसमें जो है आपकी एक नदी यहाँ से निकलती थी, यहाँ से एक नदी निकलती थी, इस नदी का नाम था क्या, सिंधु नदी। क्या नाम था, ये सिंधु नदी की इस प्रकार से होती थी। सिंधु नदी जो है इस प्रकार से आती थी और अरब सागर में मिलती थी। और जो सिंधु के आसपास का एक जो है सहायक क्षेत्र होता था, सिंधु के आसपास का जो है सहायक क्षेत्र होता था, इसमें जो है आपकी ये झेलम नदी हो जाएगी, ये जो है झेलम चेनाब हो जाएगी, ये रावी हो जाएगी, ये ब्यास हो जाएगी, और ये जो है आपकी सतलज नदी हो जाएगी। कितनी नदियां हो गई यहाँ पर, कुल मिलाकर के एक सिंधु हो गई, 5 की सहायक नदी होगी। और एक नदी और है आपकी जो यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, सरस्वती नदी कहते हैं। ये क्षेत्र क्या कहलाता है आपका, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, सप्त सैंधव प्रदेश। इसे क्या कहते थे, सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। और आर्य जो है ऋग्वैदिक काल में जो आर्य रहते थे, कौन, जो प्रारंभिक आर्य थे यानी कि ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे वो कहाँ रहते थे, सप्त सैंधव प्रदेश में ये।
और इनकी जो विवाद नदी प्रमुख नदी होती जिसको सबसे पवित्र नदी मानते थे, सरस्वती को जो है क्या करते थे, सबसे पवित्र नदी मानते थे। सरस्वती और उसके आसपास का क्षेत्र सिंधु वाला क्षेत्र जो सप्त सैन्य प्रदेश में क्या होता था, मूल निवास होता था। अब आपसे प्रश्न पूछा गया है कि सप्त सैन्य प्रदेश में कौन सी नदी शामिल होती थी, इसमें कितनी नदियां थी। अभी हमने देखा कि एक तो थी आपकी सिंधु नदी थी, सिंधु है, सिंधु है। एक आपकी कौन सी है, झेलम है। एक है आपकी चिनाब है, झेलम चिनाब है। एक आपकी रावी है। एक आपकी कौन सी है, ब्यास है। और एक आपकी कौन सी है, सरस्वती है। ये क्या है, इतनी 7 नदियां होती थी। इसी प्रदेश को क्या कहते थे, सप्त सैन्य प्रदेश जो है कहा जाता है। अब आपसे जो है क्या प्रश्न पूछा गया है, कौन शामिल नहीं है। तो भाई इनके जो है एक प्रश्न आता है सीधा से, इनके जो है प्राचीन नाम क्या होते थे, प्रश्न पूछा जाता है। सही जोड़ी के रूप में, मिलाने के रूप में भी पूछा जाता है, सिंगल प्रश्न भी पूछ लेते हैं। तो सिंधु को तो क्या कहते थे, सिंधु ही कहते थे। लेकिन झेलम को जो क्या कहा जाता था, वितस्ता जो है क्या कहते थे, झेलम को कहते थे। चिनाब को जो है क्या कहा जाता था, अश्विनी जो है चिनाब को कहा जाता था। और रावी को जो है क्या कहते थे, रावी को जो है परुष्णी नदी कहा जाता था, परुष्णी रावी को कहा जाता था। और व्यास को जो है क्या कहा जाता था, विपाशा कहा जाता था। और सरस्वती को जो है इसे जो है बहुत से नाम दिए गए हैं, जैसे पवित्र नदी से माना गया है, जैसे देवी तमा कहा गया है। क्या कहा गया है, देवी तमा कहा गया है। इसे जो है नदी तमा कहा गया है, देवी तमा। और इसे जो है नदी तमा भी कहा गया, नदी तमा। ठीक है, तो मतलब पवित्र नदी के संदर्भ में है, तो ये नाम है आपसे कभी पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो विदस्ता कौन सी नदी हो जाएगी, झेलम हो जाएगी, अश्विनी चिनाब हो जाएगी, विपाशा व्यास हो जाएगी। गोमल जो है ये गोमती नदी का जो है क्या है, प्राचीन नाम है। लेकिन यह जो है सप्त सैन्य प्रदेश में शामिल नहीं थी। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आई होप तो चीजें आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास में, अगला प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है कि जो है 10 राज्य युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिएगा, विचार कीजिएगा। आपसे प्रश्न पूछा गया है इसके संदर्भ में, 10 राज्य युद्ध के संदर्भ में जो है आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो देखिएगा चीजें जो है आपको इसी फॉर्मेट में याद करनी है। मैं बता रहा हूँ इसके बारे में, 10 राज्य युद्ध के बारे में जो है बातें करते हैं। 10 राज्य युद्ध के बारे में अगर इससे कोई प्रश्न आएगा तो आपका कितने के अंदर ही पूछा जाएगा। मैं जो चीजें बता रहा हूँ आपसे पूछिए, समय मतलब कठिन घटना है, ये बता दें। दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा कि इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो ये बोलेंगे। फिर पूछेगा ये, फिर पूछेगा इसका जो है यह किस नदी के किनारे लगाया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। फिर आपसे पूछेगा कि इसका जो है मतलब किसके मध्य लड़ा गया था, किसके मध्य लड़ा गया था, किसके, ये नहीं। आपसे पूछे कि इसका कारण क्या था, कारण क्या था, कारण क्या था ये आपको बताना। जो है इसका परिणाम क्या था, फिर आपको ये बताना। ठीक है, इतनी बातें जो आपको बतानी थी, थोड़ा सा समझेंगे पहले। तो एक जो है कबीला हुआ करता था, क्या होता था, एक कबीला होता था और उस कबीले का नाम क्या था, भारत कबीला। क्या नाम था, भारत नाम का एक राज्य हुआ करता था। और इसमें जो शासन करने वाला वंश था उसका नाम था त्रिपुटी वंश। क्या नाम था फ्रेंड्स, त्रिपुटी वंश जो है इस भारत कबीले में क्या करता था, शासन करता था। अब त्रिपुटी वंश में जो एक राजा हुए उसका नाम था राजा सुदास। क्या नाम था, राजा सुदास जो है इस त्रिपुटी वंश का क्या था, शासक। राजा जो राजा सुदास है, इस राजा सुदास ने क्या किया कि इसका जो है पहले एक पुरोहित हुआ करता था। पुरोहित को लेकर के ये जो इनका युद्ध हुआ था, तो कौन होता था, राजा सुदास का जो है एक पुरोहित हुआ करते थे। और इस पुरोहित का नाम पहले कौन होते थे, विश्वामित्र। कौन होते थे, विश्वामित्र जो है पहले पुरोहित हुआ करते थे। पुरोहितों का पहले जो है कहीं ज्यादा दबदबा था, ध्यान रखिए, राजा से बड़ा दबदबा होता था। तब ऋग्वैदिक काल में भी जब से लोहा का विस्तार हो जाएगा और तलवार की ताकत आ जाएगी तो वहां से पुरोहित का महत्व बढ़ जाएगा, खून का महत्व जो है वहां से बढ़ जाएगा। तो विश्वामित्र क्या होते थे, सुदास के पुरोहित होते थे। लेकिन कुछ षड्यंत्र करके जो है एक और पुरोहित, इसका नाम था वशिष्ठ। क्या नाम था, वशिष्ठ, इसे आप जानते हैं, वही वशिष्ठ हैं। तो ये वशिष्ठ जो है क्या करते हैं, इनको हटवा देते हैं विश्वामित्र को, और कौन बन जाते हैं, सुदास के पुरोहित जो है वशिष्ठ बन जाते हैं। वैसे कहते हैं कि अपमान भी किया जाता है यहाँ पर विश्वामित्र के जो भी अनुयायी राज्य थे, समर्थक थे, क्या थे, जो भी अनुयायी समर्थक थे उनके, तो उन समर्थकों की संख्या कितनी थी, वो कुल जो 10 राज्य थे, कितने राज्य थे,
10 राज्य थे, तो इन्हीं 10 राज्यों ने क्या किया, नामकरण जो इन्हीं 10 राज्यों के नाम पर हुआ था। तो ये किन किन हुआ था, 10 राजा जो है एक तरफ थे, 10 राजा एक तरफ थे, इसमें से जो है विश्वामित्र के समर्थक थे, और 5 राजा है वो क्या थे, आर्य थे। 5 राजा आर्य कबीले के थे, और 5 राजा जो है अनार्य कबीले के थे। अभी हम 10 कबीले देखेंगे वो कौन कौन से थे, देखेंगे। तो यही कारण था क्या युद्ध का। तो मैं कारण सॉल्व में लिख देता हूँ, तो लिख देता हूँ पुरोहित विवाद जो है मैं कारण लिख देता हूँ। पुरोहित विवाद को क्या करते हैं, जो है कारण था। नदी कौन सी नदी किनारे, तो ये परसुनी नदी के किनारे चला गया था, और परसुनी जिसका नाम है रावी नदी के नाम। जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ध्यान रखिएगा इसकी जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है, आपको ऋग्वेद से जो है ये जानकारी देखने को मिल जाती है, याद रखिएगा। ऋग्वेद में जो क्या है 10 मंडल है टोटल के, तो ऋग्वेद का जो है कौन सा मंडल, 7वें नंबर का जो मंडल है जानकारी मिलती है। इसका समय हो जाएगा, एग्जैक्ट समय तो नहीं पता कैसे मिलता है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य में लगा गया था। तो ऋग्वेदिक काल का समय यही है। परिणाम क्या हुए थे, इसमें जो है राजा सुदास की क्या हुई थी, राजा सुदास की क्या हुई थी, सुदास की हुई थी। ये है आपका 10 राज्य में कैसा अब देख लेते हैं, देखा था यह परसुनी नदी के किनारे लगा गया था, बिल्कुल सही बात है भाई, परसुनी गोदावरी नदी कहते हैं लगा गया था, ये बात सही है। इस युद्ध में आर्य तथा अनार्य जातियां शामिल थी, देखा आपने 5 आर्य 5 अनार्य जातियां शामिल थी, ये भी आपका सही है। इसकी जानकारी ऋग्वेद के 9वें मंडल से मिलती है, गौर कीजिएगा 9वें मंडल से नहीं मिलती इसकी जानकारी, 7वें मंडल से मिलती है, ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसका कारण जो है राजा इसका कारण राजा सुदास द्वारा पुरोहित विश्वामित्र के स्थान पर वशिष्ठ की नियुक्ति करना है, ये बात सही है। क्या पूछना है आपसे, गलत कथन पूछना है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा ऐसे प्रश्न सॉल्व करने से क्या होता है, बहुत सारी जानकारी की हमें आवश्यकता होती है, उसमें व्यापक कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सारा रिवीजन भी होता है। ठीक है, सिंगल क्वेश्चन में क्या होता है, एक फैक्ट बस होता है, तो वैसे क्वेश्चन नहीं हम बनाएंगे। जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आएगी तो मैं एक प्रश्न ऐसा बना दूंगा कि जो है लगभग टॉपिक के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है कवर कर लेगा, ऐसे प्रश्न नहीं बनाएंगे तो अगर परीक्षा का समय आने दीजिए। अगली बात करते हैं, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से, एक सेकंड का समय मिलेगा। चलिए जो है ये दो प्रश्न का तो ये तीसरे प्रश्न में हम बढ़ जाते हैं आगे, और तीसरा प्रश्न हमारे पास में इसमें पूछा जा रहा है कि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से गलत जोड़ी की यह गणना है, आपको पहचान करना है। 3 जोड़ी इसमें सही है। अब ऐसे प्रश्न को आपको सॉल्व करने के लिए चारों अक्षर के बारे में जानकारी होना चाहिए, तो यहाँ भले ही ना काम आए लेकिन परीक्षा में आपके काम आ जरूरी याद रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा गया है 4 जोड़ी दी गई है, इसे गलत की आपको क्या करना है, पहचान करना है। तो ये दिया है कि ब्रह्मावर्त दिल्ली का सीमावर्ती क्षेत्र ब्रह्मपुत्री प्रदेश है, ये जो है यहाँ पर ये वाला सा आएगा और सी आएगी, तो आप समझो में हालांकि मायने नहीं रहता आपको पता। प्रदेश जो है गंगा यमुना द्वार क्षेत्र आर्यवर्त ब्रह्मावर्त प्लस ब्रह्मपुत्र प्रदेश सत्संग प्रदेश दक्षिणा पथी दक्षिणी पथ जो है पूर्व दक्षिण। देखिएगा हम चीज़ों को समझते हैं। मैं जो है यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जो है फिर से जो है भारत का मैप ड्रा कर रहा हूँ सांकेतिक रूप से। ठीक है, ये मान लीजिएगा भारत का मैप बनाया मैंने। अब इसमें चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखेंगे। हमने अभी देखा था कि जो यहाँ वाला रीजन था, ये वाला रीजन जो है कौन सा कहलाता था, ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन क्या कहलाता था, सप्त सैन्य प्रदेश कहलाता था। और ये वाला रीजन कौन सा हो जाएगा, ये रीजन है आपका सप्त सैन्य प्रदेश है, जहाँ पर 7 नदियों का ये जो है क्या है प्रदेश है। और दूसरा जो क्षेत्र है आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक क्षेत्र है आपके पास में क्या पूछ रहा है, ब्रह्मक्षी प्रदेश है।
क्या पूछ रहा है? एक क्षेत्र के बारे में जो पूछ रहा है आपसे, ब्रह्मर्षि प्रदेश के बारे में पूछ रहा है, और एक क्षेत्र है ब्रह्मावर्त के बारे में। तो यहाँ पर जो दिल्ली वाला क्षेत्र होता था, ये दिल्ली वाला क्षेत्र से क्या कहा जाता था? ब्रह्मावर्त कहा जाता था। दिल्ली के सीमावर्ती वाला जो क्षेत्र होता था उसे क्या कहते थे? ब्रह्मावर्त कहा जाता था। ये जो है आपका क्या हो जाएगा? ब्रह्मावर्त हो जाएगा। ब्रह्मावर्त जो है आपका एक क्षेत्र हो जाएगा। और इसके बाद जो गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र होता था, कौन सा क्षेत्र होता था? जो ये वाला क्षेत्र है, ये गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र, यहाँ से लगा करके यहाँ तक का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, इसे क्या कहते थे? इसे जो है ब्रह्मर्षि प्रदेश कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? ये वाला क्षेत्र जो है आपका ब्रह्मर्षि प्रदेश कहलाता था। ब्रह्मर्षि प्रदेश इसे कहा जाता था। और जो यहाँ पर एक पर्वत पड़ता था, इस पर्वत का नाम है क्या? इसका नाम है, ये वाला पर्वत, इसे विंध्याचल पर्वत कहते हैं। विंध्याचल। और इधर जो पर्वत है, ये इधर पर्वत है, इसे क्या कहते हैं? हिमालय पर्वत कहते हैं। इस हिमालय पर्वत कहते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो क्षेत्र होता था, इसे क्या कहते थे? इसे आर्यावर्त कहा जाता था। आर्यावर्त कहा जाता था। आर्यावर्त कहते थे। और जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ से लाकर यहाँ तक, इसे उत्तरापद कहा जाता था। ये मान लीजिए ये वाला क्षेत्र विंध्याचल से उत्तर का क्षेत्र उत्तरापद, कहाँ तक? हिमालय तक, तो वही आर्यावर्त। और जो ये दक्षिण वाला क्षेत्र था, यहाँ का क्षेत्र, इसे क्या कहा जाता था? दक्षिणावर्त कहा जाता था। इसे क्या कहते थे? दक्षिणावर्त कहते थे। अब देखिएगा, ब्रह्मावर्त दिल्ली का सीमावर्ती क्षेत्र, तो बिल्कुल सही बात है, ये सही हो जाएगा। क्या पूछा? गलत जोड़ी की पहचान करना है। ब्रह्मर्षि प्रदेश गंगा में दो आपका क्षेत्र, ये भी बात सही है। और आर्यवर्त वाला जो प्रदेश होता था, आर्यवर्त वाला प्रदेश के अंदर तीनों आ जाते हैं। ब्रह्मावर्त दिया जाता है, ब्रह्मर्षि प्रदेश दिया जाता है, सबसे सैन्य क्षेत्र दिया जाता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दक्षिणा पथ जो कहता है रेवा के दक्षिण का क्षेत्र, तो रेवा की नहीं, रेवा नर्मदा नदी का ध्यान रखिएगा, नाम है। इसका नाम है नर्मदा नदी का, जो है ऋग्वेद में मिलने वाला नाम है। तो रेवा का जो है ये, रेवा के दक्षिण का नहीं, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण का क्षेत्र जो था, उसे क्या कहते थे? दक्षिण का क्षेत्र जो है दक्षिणा पथ कहलाता। तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। और आपसे गलत जोड़ी पूछी गई है, तो आपका सही जवाब निकल आया होगा। ये शब्द समझ लीजिएगा, 2 नंबर वाले शब्द हैं मेंस के लिए। और आपका खास तौर से समझदारी की जब बात की जाती है, तो ये सभी क्षेत्र पूछे जाते हैं इतिहास में। ये क्योंकि बहुत से कम लोग होते हैं जो इतिहास में मैपिंग का प्रयोग करके आपको चीज़ों को समझा सकते हैं। क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन और सभी चीज़ों की क्लियरिटी होने के बाद ही आप जो है एग्जैक्ट ये मैपिंग बना सकते हैं। अन्यथा जो है गलत जानकारी हो जाती है। तो आप इसका जो है समझिएगा ध्यान से, और चीज़ें को कंफर्म कीजिएगा। अगले बढ़ जाते हैं, और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन की क्या करना है? अपनी बार आपको सही कथन की पहचान करना है, यानी कि इनमें से गलत कथन दिए हुए हैं और एक कोई सही कथन है, उसकी क्या करना है? पहचान करना। तो ऋग्वैदिक आर्य लोहे के ज्ञान से परिचित थे। ऋग्वैदिक आर्य के थोड़ा हम समझ लेते हैं कि जब हम किसकी बात करते हैं, वैदिक काल यानी कि आर्यों की बात करते हैं, तो इन आर्यों को जो है 2 भागों में बांट दिया जाता है। यानी कि वैदिक काल के हिसाब से आर्यों को, आर्य ध्यान रखिएगा, कोई पूछे तो किसका शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। व्यक्ति सूचक नहीं, भाषा सूचक शब्द है। और इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ। या कुलीन जो है क्या होता है? इसका अर्थ होता है। तो पहली बात ध्यान रखना, जातिवाचक या धर्मवाचक शब्द नहीं, ये क्या है? भाषा सूचक शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। इन आर्य जो है भारत में कहाँ से आए हुए थे? ये जो है आपसे पूछे कि आर्य जो है भारत में कहाँ से आए हुए थे, तो आप ध्यान रखेंगे ये जो है मध्य एशिया से आए हुए थे। हालांकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही हुई हैं, और सर्वमान्य जो मत है आपका मध्य एशिया वाला मत है। तो मध्य एशिया से कहाँ आए हुए थे? ये भारत में आए हुए थे। और इन आर्यों को जो है भारत में जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक मतलब पूर्व वैदिक आर्य या प्रारंभिक आर्य भी कह सकते हैं, प्रारंभिक आर्य या ऋग वैदिक आर्य भी तो कहा जाता है। और एक कह सकते हैं बाद वाले आर्य, यानी कि उत्तर वैदिक आर्य कह सकते हैं। उत्तर वैदिक आर्य या बाद वाले आर्य, इन्हें जो समानतः माना जाता है वो 1500 से लगा करके 1000 BC के, यानी कि ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। और जो ये वाले आर्य होते थे, इन्हें जो है 1000 ईसा पूर्व से लगा करके 600 ईसा पूर्व तक के बीच के आर्य माना जाता है। क्या पूछा गया है? लोहा के संदर्भ में। तो बातें करते हैं आगे। जो लोहा की खोज हुई थी, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हुई थी। तो इस समय पर लोहा की खोज हुई थी। लोहा की खोज कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में हुई थी। समय आपका 1000 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? उत्तर प्रदेश के एटा जिला में। कौन से जिला में? एटा जिला में एक स्थान है, उसका नाम है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से क्या हुई थी? लोहा की खोज हुई थी। और लोहा के लिए जो है, या मतलब ऋग्वेद में जितनी भी धातु है ना, उस धातु के लिए क्या कहा गया है?
अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका? अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। कई बार अयस्तामा के लिए भी आया हुआ है, लेकिन एक शब्द मिलता है श्याम अयस। क्या मिलता है? श्याम अयस। और श्याम अयस शब्द जो है काली धातु यानी कि लोहा के लिए जो है प्रयोग किया गया है। और सिंपल अयस पूछे तो इसमें तांबा का, कांसा का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं, प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा। ऋग्वैदिक आर्य लोहे के ज्ञान से परिचित थे भाई। जो ऋग्वैदिक आर्य बोले तो कब के आर्य? 1500 से लगा करके जो 1000 ईस्वी वाले आर्य थे, 1000 ईसा पूर्व वाले आर्य थे, क्या वो लोहा के ज्ञान से परिचित थे? तो कहेंगे लोहा का ज्ञान तो बाद वाले काल में हुआ, तो ये कैसे परिचित हो जाएंगे? ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। उत्तर वैदिक आर्य लोहे के ज्ञान से अपरिचित थे। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, शब्दों पर गौर कीजिएगा। अपरिचित थे तो नहीं भाई, ये तो परिचित थे, क्योंकि उत्तर वैदिक वाले मतलब 1000 से 600 वाले जहाँ लोहा की खोज हो चुकी थी, तो ये क्या हुए थे? परिचित थे। तो ये भी बात गलत हो जाएगी। उत्तर वैदिक आर्यों का मुख्य निवास सप्त सिंधु प्रदेश था। ये बात भी गलत लिखी हुई है, क्योंकि हमने जो पिछली वाली स्लाइड देखी हुई थी, मैं फिर से ले चलता हूँ वहां पर। ये जो सप्त सिंधु प्रदेश था, पहली वाली में देख लेते हैं। ये जो है सप्त सिंधु प्रदेश था, ये किसका था? प्रारंभिक आर्यों का मूल निवास था। बाद में जो है आर्य कहाँ पर आए हुए थे? यहाँ पर जो है बाद में आर्य आ गए थे, यानी कि गंगा यमुना द्वार के क्षेत्र में आ गए थे। तो ये था बाद वाले आर्यों का जो है मूल निवास स्थान कौन सा था? ये मतलब सप्त सिंधु प्रदेश ना होकर गंगा यमुना प्रदेश वाला जो है क्या था? क्षेत्र था। तो ये बात भी क्या हो जाएगी आपकी? गलत हो जाएगी, क्योंकि ये मुख्य निवास जो है सिंधु प्रदेश था, सप्त सिंधु प्रदेश। ये किसका था? प्रारंभिक आर्यों का था। ये किसका था? प्रारंभिक आर्यों का जो है ये मुख्य निवास था, प्रारंभिक आर्यों का। तो ये बात भी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, जो ये मुख्य निवास सप्त सिंधु प्रदेश का है। ऋग वैदिक काल के मृदभांड काले व लाल थे। ये बात जो है आपकी सही है। तो अभी जो ये कैसे मृदभांड थे? मृदभांड की जब हम बात करते हैं तो ऋग्वैदिक काल के कैसे थे? काले मृदभांड थे। काल के जो है काले और लाल मृदभांड थे, याद रखिएगा। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। जब हम कब जाएंगे? बाद वाले काल में जाएंगे, यानी कि उत्तर वैदिक काल में जाएंगे, तो बाद वाले काल में मृदभांड कैसे आएंगे? चित्रित धूसर मृदभांड आएंगे। कैसे होंगे? चित्रित धूसर मृदभांड होंगे। तो कोई पूछे उत्तर वैदिक काल में मृदभांड कैसे थे, तो आप क्या बताएंगे? चित्रित धूसर थे, और जो प्रारंभिक काल में थे वो काले व लाल थे। तो ये बात सही है, तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वैदिक कालीन आर्थिक जीवन के संदर्भ में आपको क्या बताना है? कौन सा कथन सही नहीं है? आपको इस चीज बहुत ध्यान पूर्वक चीजें पढ़ना है, परीक्षा में याद रखिएगा। मुझसे गलती हुई है, और मेरा जो है 1 नंबर से पहली बार सिलेक्शन हुआ था, तो मुझे 1 नंबर की कीमत पता चली हुई थी। और इसके बाद जो है चलिए मैं इसमें मतलब ध्यान देने लगा। मैं बुरा लगा देता हूँ जब भी पेपर में आता है कि क्या मुझसे पूछा गया है, ताकि और बताएंगे जो है परीक्षा से पहले जो है क्लास लेंगे। जब परीक्षा हो उसमें सभी जो है सावधानियां क्या क्या बरतनी है वो बात करेंगे बात के बाद। लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि ऋग्वैदिक आर्य जो है मुख्य पशुपालक थे। देखिएगा, फिर से हम आर्यों को जो है 2 भागों में बांटते हैं और उनको जो विभाजन करके समझते हैं चीजें को। आर्यों की हम क्या देखते हैं? आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। आर्थिक जीवन के मतलब कि उनका मुख्य पेशा क्या था, उनकी संपत्ति क्या थी, वो क्या जीविका उनकी चलती थी। तो 2 भागों में बांटेंगे, यानी कि प्रारंभिक आर्य एक बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? प्रारंभिक आर्य। प्रारंभिक आर्य का मतलब क्या है? जो शुरुआत वाले आर्य थे, यानी कि 1500 से लगाकर 1000 वाले आर्य। बाद के आर्य यानी कि मैं कौन सी बात कर रहा हूँ? उत्तर वैदिक आर्यों की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो प्रारंभिक जो आर्य थे, यानी कि जो पूर्व वैदिक काल के आर्य थे, पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले होता है। तो प्रारंभिक जो आर्य हैं, तो इनका जो मतलब मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। ध्यान रखिएगा, ये प्राकृतिक जीवन जीते थे और खेती किसानी नहीं करते थे। इनका मुख्य कार्य क्या था? पशुपालन था। और ये क्या करते थे? गाय को सिर्फ क्या करते थे? मतलब अपनी संपत्ति मानते थे। गाय कुछ मतलब चराते थे, और जो है घास फूस की लकड़ियों को घरों में रहते थे। और जो है उससे गाय से निकलने वाले दूध, दही, छाछ और यौ यौ जो है ये मुख्य रूप से भोजन के रूप में प्रयोग करते थे। गाय को जो है अघन्या शब्द इन्होंने प्रयोग में लिया हुआ है कि वध न करने योग्य। और गाय ही क्या होती थी? मुख्य संपत्ति होती थी। कब? कब मुख्य संपत्ति होती थी? ये प्रारंभिक काल था। गाय की जो है, जो व्यक्ति गाय की चोरी करता था उसे जो है पणी शब्द उसके लिए प्रयोग में लिया गया है। राजा जो होता था, राजा का मुख्य कर्तव्य ये माना गया है कि गाय की रक्षा करना ही राजा का मुख्य कर्तव्य माना गया है। लोग जो है प्रार्थना में यज्ञ करवाने में जिस प्रकार से संपत्ति मांगते हैं, वो गाय मांगते थे कि एक गाय दी जाए। ब्राह्मण को, अगर किसी ब्राह्मण को यज्ञ करवाने के बदले में गाय मिल जाती थी, अपने आप को बहुत बड़ा मतलब ब्राह्मण मतलब बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता था। तो ये गाय जो है बहुत बड़ी संपत्ति होती थी उस टाइम पर। और
तो गोधन शब्द जो है, गायों के लिए जो राजा युद्ध करता था ना, गायों के लिए जो राजा युद्ध करता था उस युद्ध को क्या कहते थे? गविष्ठी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गविष्ठी शब्द जो है युद्ध के लिए प्रयोग हुआ है, गायों के लिए लड़ा गया युद्ध है। ठीक है। जो अब देखिएगा, ये तो है बात पशुपालन क्या हो गई। मैं इतना चीज इसलिए बताइए आप ये बात समझ सके कि पशुपालन ही मुख्य पेशा था ऋग्वैदिक काल में। बाद के काल में मुख्य पेशा क्या हो जाएगा आपका? किसी भी प्रकार की अगर आपको समझने में कहीं दिक्कत हुआ, अगर ना मेरी बातें ना समझ में आती, मेरे उदाहरण ना समझ में आते हो, तो आप एक बार हिंट कीजिएगा, ताकि एहसास दिलाना जरूरी है कि आपको ये कमी है आपके अंदर, या फिर अगर अच्छाई है तो मतलब ये भी ठीक है बताइएगा, तो हम इसी मानक को क्या करेंगे, आपको समझाने के लिए फॉलो करेंगे। तो बाद वाले जो आर्य हैं, इनका मुख्य पेशा क्या हो जाता है? कृषि जो है इनका मुख्य पेशा हो जाता है। पशुपालन जो है इनका क्या हो जाता है? द्वितीयक पेशा हो जाता है। कृषि क्यों हो जाता है? क्योंकि इस टाइम पर जो है लोहा का आविष्कार हो चुका था, और लोहा का आविष्कार होने से जंगल को काट दिया गया, और जो नदी के घाटियों के आसपास के मैदानी क्षेत्र थे वहां पर जबरदस्त कृषि होने लगी। अब जो है मुख्य संपत्ति क्या हो जाती है? यहाँ पर जमीनें हो जाती हैं मुख्य संपत्ति। लोहा से जहाँ कुल्हाड़ी का आविष्कार हुआ, वहीं जो है विभिन्न प्रकार के उपकरणों का भी निर्माण हुआ। राजा जो है अब तलवार उसके हाथ में आ चुकी थी, और क्षत्रियों की बड़ी आवश्यकता पड़ी हुई थी। क्षत्रियों का महत्व तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इस टाइम पर। यही कारण है कि ब्राह्मण और क्षत्रियों के मध्य में जो है एक तनाव का माहौल जो है पैदा होता है। बाद में देखेंगे कि अधिकांश जो है धार्मिक आंदोलन हुए वो क्षत्रियों के ही हुए थे। तो हम ये चीजें समझेंगे अभी समय के साथ में। तो लोहा का आविष्कार हो गया, और लोहा का आविष्कार होने से क्या हुआ कि मतलब कृषि जो है एक मुख्य पेशा बन गया। तो यही प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य का मुख्य पेशा पशुपालन था। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, क्योंकि ऋग्वेद मतलब पहले वाला काल। पहले वाला काल मैंने बताया था शुरू में कि चूंकि इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसलिए इसे ऋग्वैदिक काल कह देते हैं। उत्तर वैदिक कालीन आर्य मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थे, ये भी सही है। आर्यों द्वारा सर्वप्रथम गेहूं की खेती की गई थी, ये बात जो है गलत लिखी हुई है, क्योंकि यह जो है शुरुआत में गेहूं नहीं खाते थे, दूध में जो है यवा डाल करके खाते थे, यानी कि यौ यौ या जौ की खेती जो है शुरुआत में की गई थी। तो ये बात गलत लिखी हुई है। लोहा की खोज ऋग्वैदिक काल में हुई थी। ठीक है, तो ये बात भी गलत लिखी हुई है। दो कथन गलत हो गए, ऐसा हो नहीं सकता दो कथन गलत हो। हाँ, तो अयोग या तो प्रश्न डिलीट करेगा, फिर दो ऑप्शन मानेगा, तो ये अयोग के प्रश्न नहीं है, ये मेरे द्वारा बनाए गए प्रश्न है। तो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पर सुधार कर देंगे। लोहा की खोज जो है ऋग्वैदिक काल की जगह पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर जो है उत्तर वैदिक काल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा हाइलाइटर लेता हूँ, और इसका कलर मैं करता हूँ क्या, इसका कलर करूँगा ब्लैक, और इसको मैं इस प्रकार से कर दूँगा। और जैसे ही परीक्षा चुनकी गई, तो मैराथन क्लास के लिए तैयार रखिएगा। सीधा एक दिन में जो है एक पूरे के पूरे क्या कर देंगे, एक सब्जेक्ट को ही खत्म कर दिया करेंगे। बस तैयार रहिएगा 8 8 10 10 घंटे पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर शब्द लिख देता हूँ मैं, उत्तर वैदिक काल। ये क्या हो रहा है? चलिए हाइलाइटर लगा दिया जाए ना, हुआ होता है। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर जो क्या लिखेंगे, उत्तर वैदिक काल जो है यहाँ पर लिख देंगे। उत्तर वैदिक काल में कोई भी, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और आपका सही जवाब क्या निकल करके आ जाएगा? आपका जो है सही जवाब निकलेगा। क्या पूछा गया था आपसे? कौन सा कथन सही नहीं गलत पूछा गया था? तो सी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वैदिक कालीन राजा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो अभी हमने देखा कि राजा को भी हम जो है दो प्रकार से बांट कर देखेंगे हमेशा। जो है इसी प्रकार से आप लोग पढ़िएगा, मैं जिस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ यही शैली जो है आप विकसित करेंगे पढ़ने में। राजा जो है एक हो गया आपका पूर्व वैदिक काल में। कौन से काल में? पूर्व वैदिक काल कहूँ या मैं ऋग वैदिक काल कहूँ, एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल की जब हम बात करते हैं राजा की, और दूसरे राजा की बात करते हैं किसकी, मतलब उत्तर वैदिक काल के राजा की, यानी कि बाद वाले काल में जो है उत्तर वैदिक काल की राजा की हम जो है बात करते हैं। दोनों में देखते हैं क्या हमें अंतर दिखाई पड़ता है। अगर इधर देखेंगे तो राजा जो होता था, क्या होता था, सबसे बड़ी जो इकाई होती थी क्या होती थी, जन होती थी। क्या होती थी? जन सबसे बड़ी इकाई होती थी। और यहाँ का प्रमुख जो है क्या होता था, राजन होता था। यानी कि राजा के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, राजन शब्द जो है राजा के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि वह जन का मालिक होता था, जन का स्वामी होता था।
दूसरी बात है, राजा का पद जो है इस टाइम पर क्या होता था, ये मतलब लोकतांत्रिक यानी कि वंशानुगत नहीं होता था। इस टाइम पर जो है राजा का पद जो है, क्योंकि राजा का इतना महत्व नहीं था तो वंशानुगत ये पद नहीं होता था, ध्यान रखिएगा। राजा इस टाइम पर जो है कर तो लेता था, लेकिन ये कर कैसा होता था, इच्छा पर डिपेंड करता था, जिसे बलि कहा जाता था, बलि कहते थे, तो कर जो है बाध्यकारी नहीं था। इस टाइम पर देखेंगे राजा का जो मुख्य कर्तव्य होता था, क्या होता था, गाय की रक्षा करना जो है मुख्य कर्तव्य माना गया था राजा का, जो है गाय की रक्षा। इतनी बातें ध्यान रख लीजिएगा, बाकी देखेंगे अगले वाले में। दूसरी बात देखिएगा, उत्तर वैदिक काल में जो है जन अब किसमें बदल चुके थे, जनपद में बदल चुके थे। जन किसमें बदल चुके थे, जनपद में बदल चुके थे। राजनीतिक स्थिति देखेंगे, जनपद में बदल चुके थे। अब जो है जनपद का मालिक जो है राजन ना होकर के जो है राजा होता है। राजा के लिए जो है गोपा भी कहा गया है, गोपा गाय से बना हुआ शब्द, या फिर जनस्य गोपा भी कहा गया है, जनस्य गोपा भी राजा के लिए है। ऋग्वैदिक काल में गाय के महत्व को दर्शाता है। तो जनपद का जो है प्रमुख होता था कब राजा जो हो जाता था उत्तर वैदिक काल में। अब इसका जो है पद कैसा हो जाता है, इसका पद जो है वंशानुगत हो जाता है। याद रखिएगा, इसका पद कैसा हो जाता है, वंशानुगत। तो जिस वंश में ज्यादा ताकत है, यानी जिसका ज्यादा शक्ति बाहुबल मजबूत है, वही, क्यों, इसमें लोहा का विस्तार हो चुका था। राजा का महत्व यहाँ पर व्यापक बढ़ जाता है। राजा जो है अब यहाँ पर टैक्स क्या कर देता है, कर जो है मतलब जरूरी हो जाता है इस टाइम पर देना, बाध्यकारी हो जाता है। क्योंकि राजा क्या करेगा भाई, अब जब भूमि का महत्व बढ़ गया है तो भूमि को कब्जा करेंगे एक दूसरे राजा। अब भूमि को कब्जा करेंगे तो उसमें सेना की आवश्यकता होगी, और सेना के वेतन देने के लिए जो है पैसा चाहिए होगा, तो टैक्स यहाँ पर बाध्यकारी हो जाता है। टैक्स क्या हो जाता है, यहाँ पर बाध्यकारी हो जाता है। और राजा का जो मुख्य कर्तव्य क्या होता है, यहाँ पर जो है भूमि की रक्षा करना होता है और भूमि का विस्तार करना। अब इसी काल में देखेंगे भूमि का विस्तार करने के लिए कहीं अश्वमेध यज्ञ या फिर जो है विभिन्न प्रकार के यज्ञ देखने को मिलेंगे। तो ये चीजें हैं, ये समझने का आपका ढांचा है, इसमें जो है आप समझिएगा। अब प्रश्न का आंसर निकालिएगा, क्या कहता है, राजा के संदर्भ में बात की गई है और कौन सा कथन सही है, यानी कि सभी कथन गलत दिए हुए हैं, उनमें से एक कथन कोई सही हुआ। ऋग्वैदिक काल में जो है राजन कहा गया था, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर देखा हम, राजन कहा गया था। उत्तर वैदिक काल में राजा का मुख्य कार्य गायों की रक्षा करना होता था, ये गलत है। भूमि की रक्षा करना जो है उसका मुख्य कर्तव्य हो गया था। मूल रूप से तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। मूल रूप से राजा का पद वंशानुगत था, मूल रूप से बोले तो यानी कि शुरुआत से, और शुरुआत से पद वंशानुगत नहीं था, याद रखिएगा। पद जो है ये वंशा सभा और समिति द्वारा जो है इसका चयन किया जाता था, निर्वाचन किया जाता था, ये बात भी गलत हो जाएगी। ये वंशानुगत कब हुआ था, उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल में राजा वंशानुगत नहीं था। देखिए यहाँ पर जो है वंशानुगत उल्टी बात लिखी हुई, ये भी गलत हो जाएगा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। आगे बढ़ जाते हैं, और अगला है हमारे पास में, ऋग्वैदिक कालीन 10 जन होते थे, उनमें से कौन शामिल नहीं है। तो आपसे 10 जनों के नाम पूछे गए हैं। तो देखिएगा, जो ये 10 जन होते थे, जिन 10 जनों के मध्य में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, 10 राजयुद्ध थे, उनके जो है आपको नाम याद रखना है। इनमें से अगर देखेंगे तो 5 क्या थे आपके, अनार्य जन जो है कितने थे, 5 थे, 5 जो है अनार्य जन थे। और जो 5 क्या थे, ये आर्य जन जो है, ये क्या थे, 5 जो है आर्य जन होते थे। कौन कौन से थे, आपको जो है नाम भी याद रखने हैं। जो 5 आर्य जन थे वो ध्यान रखिएगा, एक था आपका अनु, क्या था, एक था अनु, एक था द्रहु, अनु, द्रहु, एक अनु, द्रहु, यदु, यदु, पुरु, पुरु और तुर्वसु। तुर्वसु ये क्या होते थे, 5 जो है आर्य कबीले होते थे, आर्य जन होते थे, 5 जन क्या थे, आर्य थे। और 5 जो है अनार्य जन थे, वो कौन कौन से थे, एक था अलानी, अलानी, अलनी, एक था भलान, अलानी, भलान, शिवी, शिवी, विषाणनी, विषाणिन, विषाणिन, पक्त, पक्त। ये क्या होते थे जो है, 5 कुल मिलाकर के अनार्य जातियां थी या जन थे, और 5 क्या थे, आर्य जन थे। आपका प्रश्न क्या है, कौन शामिल नहीं था, तो अनुद्रहु, पक्त, कुल्या, जो यह शब्द नहीं मिलता है यहाँ पर। कुल्या शब्द जो है ऋग्वैदिक काल में नहर के लिए, नहर के लिए जो है प्रयोग हुआ है, सिंचाई व्यवस्था के लिए आया हुआ है। क्या थोड़ी इसमें मैप में बता दूं क्या चीजों को। चलिए, तो ये आर्य जन हम देख लेते हैं, मैप के माध्यम से जो है चीजों को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि हमारी जो है स्पष्टता हमेशा के लिए बनी रहे।
देखिएगा इसमें जो है एक राज्य यहाँ पर होता था, जिसे क्या कहा जाता था, अनु कहते थे। यहाँ पर जो है एक राज्य होता था, ये वाला राज्य क्या है, अनु है। और यहाँ पर जो राज्य होता था, यहाँ पर इसे एक गंधार वाला राज्य से द्रेहु कहा जाता था। चूंकि भारत अब यहाँ से इसकी सीमा हो गई है, भारत पहले बहुत बड़ा था, उस टाइम पर जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान सब आता था। यहाँ पर जो एक राज्य होता था जिसे क्या कहा जाता था, यदु कहते थे। क्या कहते थे, यदु कहते थे इसे। यहाँ पर जो एक राज्य होता था जिसे क्या कहा जाता था, पुरु राज्य कहा जाता था, पुरु। यहीं पर जो है कालांतर में महाभारत यही वाला राज्य था, पुरु राज्य बाद में यही बना हुआ था। और एक नेपाल और पूर्वी भारत में तराई वाला क्षेत्र था, इसे क्या कहते थे, तुर्वसु कहते थे। क्या कहते थे, तुर्वसु। अगर महाभारत वगैरह देखते हैं तो ये शब्द आते रहते हैं वहां पर। ये क्या थे, 5 जो है ये आर्य कबीले हुआ करते थे। क्या थे ये, 5 जो है आर्य जन थे। अब अनार्य जातियों के बारे में इतना जो है इतिहास में नहीं मिलता है, लेकिन ये जातियां थी, युद्ध में बस इनका नाम मिलता है। अब देखिएगा एमपीपीएससी में जो है सिर्फ इतना शब्द पूछा जा चुका है 2 नंबर में कि ऋग्वैदिक, ये 10 जनों के नाम लिखना है। और ये भी पूछा जाता है आपसे शब्द पंचजन, पंचजन शब्द भी पूछा जाता है। तो पंचजन किसके लिए प्रयोग हुआ है, जो आर्यों के 5 जन हुआ करते थे। जन का मतलब क्या है, इकाई है, एक राजनीतिक इकाई है। जैसे जनपद होता है, महाजनपद होता है, फिर बाद में वही देश बन गया। तो ये क्या है, पंचजन। ये भी प्रश्न आ चुका है मेंस में 2 नंबर में, और प्री में भी आ जाएगा शायद कभी, कि पंचजन क्या होते थे। 5 जन पंचजन है, 10 जन दोनों को मिला दिया 10 जन हो जाते थे। और इन्हीं के जो है आपस में जब 10 राज युद्ध हुआ था, तो यही 10 जन एक पक्ष में थे, और दूसरे पक्ष में कौन था, राजा सुदास जो है दूसरे पक्ष में था। आई होप आपकी चीजें जो दिमाग में क्लियर हो रही होंगी। अगली बात करते हैं कि कथन दिया हुआ है आपके सामने, और कुछ कथन में जो है आपके, अब इन प्रश्नों को जो है आपको व्यापक कॉन्सेप्ट जो है समझने पड़ेंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे। देखिएगा, प्रारंभिक आर्यों की प्रमुख नदी क्या थी, सरस्वती थी। प्रारंभिक आर्यों की, प्रारंभिक आर्य बोले तो ये कब की बात कर रहे हैं, ऋग्वैदिक आर्यों की बात कर रहे हैं, जो 1500 से लगाकर 1000 बीसी के मध्य के आर्य हैं। इनकी जो है प्रमुख नदी क्या पूछ रहा है, सरस्वती थी। तथा उत्तर वैदिक आर्यों की प्रमुख नदी जो क्या थी, गंगा थी। देखिएगा, तो ये कथन दिया हुआ, कारण दिया हुआ है, ऐसा क्यों था, क्योंकि जो है ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख निवास क्षेत्र जो है सिंधु क्षेत्र था, सप्त सिंधु क्षेत्र था। जबकि उत्तर वैदिक आर्यों का मुख्य निवास जो है ब्रह्मर्षि प्रदेश से था। तो क्या बताना है, केवल कथन सही है, केवल कारण सही है। कथन और कारण दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। देखिएगा ध्यान से, तो बहुत मैं सामान्य तरीके से जो है चीजों को समझा देता हूँ। ये मान लीजिएगा क्या है, भारत है, ठीक है। ये जो है भारत का वो वाला उस जमाने का, क्या है भाई, 2 नंबर में है। 3 4 5 6 7 ये भाग रहा है। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो एक क्षेत्र मैंने ये बनाया हुआ है, एक क्षेत्र ये है। इस क्षेत्र को क्या कहते थे, ब्रह्मर्षि प्रदेश कहते थे। और फिर मैंने दूसरा क्षेत्र भी ये बनाया हुआ है, दूसरा कलर मुझे लगता है लेना चाहिए। ये कौन सा है आपका, ये सप्त सैंधव प्रदेश है। ये कौन सा क्षेत्र है, सप्त सैंधव प्रदेश है, सप्त सैंधव क्षेत्र है। क्योंकि ये सिंधु और आसपास का क्षेत्र था। और यहाँ पर जो है एक क्षेत्र है, और इस क्षेत्र का नाम क्या है, तो आप कहेंगे इस क्षेत्र का नाम है मतलब इतनी दूर भी नहीं है, थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ, गंगा के आसपास का क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, इसे कहते हैं कौन सा प्रदेश, इसे जो है गंगा यमुना दोआब जो है, इसे क्या कहा जाता है, कहा जाता है, या यूं कहिएगा ब्रह्मर्षि प्रदेश जो है, हमने पढ़ा हुआ था अभी, ब्रह्मर्षि प्रदेश। तो ब्रह्मावर्त अलग था, ब्रह्मावर्त दिल्ली वाला क्षेत्र था, और ब्रह्मर्षि प्रदेश ये था। अब आर्यों ने क्या किया, अब देखिएगा ध्यान से चीजें समझेंगे। यहाँ से जो है यहाँ पलायन हुए, क्या हुए, यहाँ से यहाँ की ओर पलायन हुए। अब ये कहानी भी बताता हूँ। तो ब्रह्मर्षि प्रदेश में अब यहाँ पर प्रमुख गंगा यमुना दो आपका क्षेत्र है, तो यहाँ की नदी कौन सी हो जाएगी, गंगा यहाँ की नदी हो जाएगी। और हमने शुरुआत में देखा था कि इनकी जो है प्रमुख नदी यहाँ पर कौन सी होती थी, सरस्वती नदी जो है इनकी क्या होती थी, प्रमुख नदी होती थी। ठीक है, अभी नदी सूक्त पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो सप्त सिंधु प्रदेश की प्रमुख नदी क्या हो जाएगी, आर्य की सरस्वती, और ब्रह्मर्षि प्रदेश में क्या हो जाएगी, गंगा हो जाएगी। अब ध्यान से चीजें समझना, क्या समझना, ध्यान से समझना, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। एक हमारे पास में ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है। और उस ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है, सतपथ ब्राह्मण जो है उस ग्रंथ का नाम है, क्या नाम है, सतपथ ब्राह्मण।
और शतपथ ब्राह्मण में जो है आपकी, शतपथ ब्राह्मण में क्या मिलती है, एक कहानी मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में जो है एक कहानी मिलती है और उस कहानी का नाम है, कहानी के अनुसार क्या है कि एक ऋषि हैं, एक ऋषि हैं जिनका नाम, राजा हैं, गौतम राहुगण कौन हो जाएंगे, ऋषि हैं। एक गौतम राहुगण जो है ऋषि हैं और एक राजा हैं जिनका नाम है विदेह माधव। क्या नाम है, विदेह है, विदेह माधव जो है क्या है, एक राजा है, ठीक है। इनकी कहानी मिलती है कि ये दोनों आपस में चर्चा करते हैं, मतलब विस्तार के लिए। तो फिर क्या होता है कि गौतम राहुगण जो है अपने मुख से क्या करते हैं, अग्नि प्रकट करते हैं। क्या करते हैं, मुख से जो है अग्नि प्रकट करते हैं। तो यह अग्नि जो है सरस्वती नदी के किनारे से शुरू होकर के बहती जाती है, बढ़ती जाती है, और इधर जो है गंडक नदी जो कि गंगा की सहायक नदी है, वहां पर आकर के ये अग्नि बुझ जाती है। इसका मतलब है आर्यों का विस्तार जो है इधर की ओर हुआ था। तो ये जो है कहीं ना कहीं लोहा का भाई आविष्कार का ये प्रभाव था, क्योंकि लोहा का जैसे ही आविष्कार हुआ था तो गंगा यमुना, इधर तो मरुस्थलीय क्षेत्र है ज्यादा करके, अगर आपने भूगोल पढ़ा हुआ है तो यहाँ उपजाऊ क्षेत्र पड़ता है ये वाला क्षेत्र, तो इसीलिए शायद उपजाऊ के कारण जो है यहाँ को इनका पलायन हुआ होगा। तो ये कहानी सांकेतिक कहानी है, याद रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जंगल जलाया था, इसका मतलब ये है, संकेत है एक प्रकार का कि जंगलों को साफ किया गया लोहा का आविष्कार होने के बाद में, और आर्य जो है इधर की ओर क्या हुए, पलायन हुए। और इसी टाइम पर जो है ऋषि अगस्त्य के नेतृत्व में जो है विंध्याचल पर्वत को पार करके कुछ ऋषि दक्षिण में गए हुए थे। तो ये कहानी है अपनी, और ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कथन भी सही है और कारण भी सही है। उनकी प्रमुख नदी इसीलिए थी क्योंकि वो पहले सप्त सिंधु प्रदेश में निवास करते थे और बाद में यहाँ निवास करने लगे। तो ये जो है आपका सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास में, और अगले प्रश्न पूछ रहा है कि आर्यों के भारत आगमन के संदर्भ में कौन सा मत गलत है। तो देखिए आर्य कहाँ से आए हुए थे, कौन आर्य कहाँ से आए हुए थे, ये अलग अलग विद्वानों की अलग अलग मान्यता है। तो उसमें मैं सभी विद्वान लगभग शामिल कर दिए हैं जो मोस्ट मोस्ट में आपको याद करना चाहिए। मैक्स मूलर सर्वमान्य मत है, और ये क्या कहते हैं, मध्य एशिया से आए हुए थे। इनकी बात जो पूरी तरीके से सही है। तो मैक्स मूलर के अनुसार कहाँ से है, मध्य एशिया से। बाल गंगाधर तिलक जो है उत्तरी ध्रुव को कहते हैं, याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक ने जो है एक किताब लिखी थी, और उस किताब का नाम क्या था, आर्कटिक है, आर्कटिक है होम, आर्कटिक होम ऑफ वेदाज, ये पुस्तक है। और इस पुस्तक में बताते हैं कि आर्य जो है आर्कटिक प्रदेश से, आर्यों का मूल निवास क्या था, मतलब आर्कटिक प्रदेश यानी कि उत्तरी ध्रुव वाला क्षेत्र था। और यहाँ पर क्या हुआ कि पहले जब आर्य रहते थे तो वहाँ की जलवायु परिस्थितियाँ अच्छी थी। बाद में क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ और वहाँ पर जो है रुकना मुश्किल हो गया। तो जलवायु परिवर्तन के कारण जो है आर्यों ने क्या किया, जो है भारत की ओर इन्होंने क्या किया, पलायन किया। और इन्हें भारत में जो है उचित परिस्थितियां दिखाएंगे, इसलिए यहाँ पर ही बस गए। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि कहाँ से आए हुए, तिब्बत से आए हुए थे, ये बात भी सही है। प्रोफेसर गाइल्स महोदय दक्षिण ध्रुव से कहते हैं, ये बात दरअसल गलत है। प्रोफेसर गाइल्स ने कहा हुआ था कि यह जो है जर्मनी क्षेत्र से आए हुए थे। कहाँ से आए हुए थे, जर्मनी क्षेत्र से आए हुए थे, यानी कि कहीं ना कहीं यूरोप महाद्वीप से मानते थे कि आर्य जो है यूरोप के थे। इसके अलावा एक विद्वान है जिसका नाम है गंगानाथ झा। क्या नाम है, गंगानाथ झा नाम के विद्वान है, इतिहासकार हैं। और इन्होंने बताया हुआ है कि आर्य जो है कहाँ से आए हुए थे, ये कहते हैं आर्य कहीं से नहीं आए हुए हैं, भारत की ही है। और ये कहते हैं कि आर्य शुरुआत में जो है सप्त सैंधव प्रदेश में रहते थे। कहाँ रहते थे, सप्त सैंधव प्रदेश में रहते थे। कहते हैं कि आर्य अगर कहीं दूसरे देशों से आए होते तो वो ऋग्वेद में अपने क्षेत्रों की चर्चा जरूर करते। उन्होंने तो सिर्फ भारत के आसपास के क्षेत्रों की चर्चा की हुई है। इसका मतलब है कि वो मूल रूप से भारत के ही थे। तो ये बातें हैं। तो क्या पूछ रहा है, कौन सा मत गलत है, तो ये वाला मत गलत है क्योंकि इन्होंने कहा था जर्मनी से आए हुए हैं, ना कि दक्षिणी ध्रुव से। आगे बढ़ जाते हैं, और ये जो मैक्स समुद्र का मत है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कई बार, और इसका भी पूछा जाता है, तिलक जी का भी पूछा जाता है। ये सर्वमान्य मत है, मैक्स समुद्र का जो मत है ये कैसा है, सर्वमान्य जो है ये सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं, और अगला प्रश्न है, वैदिक काल में जो है विभिन्न शब्द और अर्थ में जो है गलत हो। ऋग्वेद में अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग शब्द प्रयोग में लिए गए हैं। आपसे पूछे गाय के लिए जो है कौन सा शब्द आया हुआ है, तो कहता है आपको गलत जोड़े की पहचान करना है। तो गाय के लिए जो है अघन्या आया हुआ, ये सही है। पुत्री के लिए दुहिता या दुहित्री शब्द लिया गया है, ये भी सही है। तो जो गाय का दूध निकालने के लिए कार्य में ली जाती थी, इसलिए पुत्री का नाम भी तो गाय के महत्व को दर्शाता है, कितनी इंपॉर्टेंट थी गाय। तो दुहिता कहा गया था पुत्री को। और गूधली, गूधली शब्द, गोधुली शब्द गेहूं को कहा गया था। अनाज के लिए धन्य
शब्द प्रयोग में लिया गया है। तो गोधूली शब्द जो है ये गेहूं के लिए नहीं आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, गेहूं के लिए नहीं आया हुआ है। ये शब्द जो है गोधूली शब्द समय के लिए आया हुआ है, या यूं मान लीजिए घड़ी के लिए शब्द आया हुआ है, समय या घड़ी के लिए आया हुआ है। चलिए कुछ और शब्द यहाँ पर जो देखिएगा आपको याद रखने हैं, उनके मतलब समझ लीजिएगा। अगर आपसे अघन्या तो हो गया, अब इसको नहीं लिखते हैं तो दूसरा कोई कर लेते हैं। अब आपसे पूछे व्रीहि शब्द जो है किसके लिए आया हुआ है, व्रीहि शब्द अगर आपसे पूछे किसके लिए आया हुआ है, और फिर आपसे पूछे अगर कुल्या शब्द जो है किसके लिए आया हुआ है, कुल्या शब्द आपसे पूछे लांगल शब्द जो है किसके लिए प्रयोग में लिया गया है, लांगल, लांगल शब्द, फिर आपसे पूछे जो है यव शब्द किसके लिए प्रयोग में लिया गया है, फिर आपसे पूछे जो है गोपा या गोप्ता, गोपा या गोप्ता शब्द किसके लिए आया हुआ है, फिर आपसे पूछे अगर कि गोधूम शब्द किसके लिए प्रयोग में लिया गया है, गोधूम, गोधूम शब्द, और फिर आपसे पूछे गोधूली, गोधूली तो हो गया है तो गोधूली, गोधूली भी लिख लेते हैं यहाँ पर, गोधूली, गोधूली शब्द जो है किसके लिए प्रयोग में लिया गया, इतने के मतलब आप जो है कम से कम याद रख लीजिएगा। तो व्रीहि शब्द जो है यह है जो है व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयोग में लिया गया है, याद रखेंगे। कुल्या शब्द जो है नहर के लिए आया हुआ है। लांगल शब्द जो है हल रेखा के लिए प्रयोग में लिया गया है, हल रेखा के लिए, हल रेखा के लिए। यव शब्द जो है जवा के लिए प्रयोग में लिया गया है। गोपा शब्द जो है ये जो है राजा के लिए प्रयोग में लिया गया है। और एक और ध्यान रखना, गविष्ठी, गविष्ठी शब्द, गविष्ठी शब्द जो है जो गाय के लिए लड़ा जाने वाला क्या होता था, युद्ध होता था, उसे गविष्ठी कहा गया है। गोधूली शब्द जो है ये समय के लिए प्रयोग में लिया गया है, और गोधूम शब्द जो है गेहूं के लिए प्रयोग में लिया गया था, ये याद कर लीजिएगा। चलिए आगे मैं इसीलिए ऐसा प्रश्न लिया है कि भाई जहाँ से जैसे प्रश्न आते हैं तो उस हिसाब से ले लिया जाए, अगर पूछा जाएगा ऐसा कोई शब्द को लेकर फिर इन्हीं के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाएगा आपका। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता सीधा सा तो उसमें उतने ना कवर होते। चलिए गलत कथन पहचानिएगा, आपको क्या करना है, गलत कथन पहचानना है। तो इनमें से जो है 3 कथन सही दिए हुए हैं, एक कथन गलत है, उसकी पहचान करना है आपको। भारत और कुरु राज्य ने कुरु राज्य का निर्माण किया। कुरु राज्य की राजधानी हस्तिनापुर थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडव और कौरवों के मध्य हुआ था, जिसके बाद कुरु योद्धाओं का अंत हो गया। बाढ़ के कारण हस्तिनापुर के लोग अवंती में आकर बस गए। तो इसको ध्यान से समझेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा था, एक युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था, 10 राज युद्ध जो है हमने पढ़ा हुआ था। कौन सा युद्ध पढ़ा था, 10 राज युद्ध पढ़ा हुआ था। और 10 राज युद्ध में आपको पता है कि इसमें जो है 5 कौन थी, अनार्य जातियां थी। क्या थी, 5 अनार्य जातियां थी, और 5 क्या थी, आर्य जातियां थी। ठीक है, 5 आर्य जातियां थी। अब इन 5 जो आर्य जातियां थी उनके मैं नाम फिर से लिख दे रहा हूँ। एक थी अनु, एक थी द्रहु, 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 अनु द्रहु, तुर्वसु, अनु द्रहु, तुर्वसु, और यदु, यदु, और एक कौन थी, पुरु, पुरु। ये जो है 5 राज्य थे, मतलब 5 जन थे, ये जो आर्य जन थे। अब इसमें से जो ये हारे हुए थे, जो सबसे एक सम्मानजनक राजवंश था वो कौन था, पुरु राज्य जो है सबसे ज्यादा, मतलब जिसकी चारों तरफ जो है विख्याति फैली हुई थी, तो इसको बेइज्जती लगी। तो बाद में जो ये हो गए, पुरु राज्य हो गया, और जो भरत कबीला था, भरत कबीला यानी कि जो सुदास का राज्य था, कौन था, जो सुदास का राज्य था, इन दोनों के मध्य में क्या हो जाता है, इन दोनों के मध्य में समझौता हो जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड, समझौता हो जाता है। और ये समझौते के बाद इनका एक नया राज्य बनता है, यानी कि पुरु, पुरु और भारत, इन दोनों राज्य मिलकर के एक राज्य बनता है, और उस राज्य का नाम क्या था, कुरु राज्य। कौन सा राज्य बना, कुरु राज्य। चीजों को समझिए, कभी समझ में नहीं आई किताबों में लिखी हुई, ध्यान रखना। ये जो है डिटेल में है, बहुत ध्यान से समझेंगे स्टेप बाय, तब समझ में आएगा। तो ये दोनों राज्य बन गए, कौन सा राज्य बना, कुरु। अब इन दोनों राज्यों ने मिलकर के क्या किया, अपने राज्य का विस्तार किया, और विस्तार करते हुए जो है इन्होंने ब्रह्मावर्त प्रदेश में क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, यानी कि दिल्ली के आसपास क्षेत्र में अधिकार कर लिया। और इन्होंने जो है अपनी राजधानी किसको बनाया, राजधानी जो है हस्तिनापुर को जो है इन्होंने क्या बनाई, राजधानी बनाई। हस्तिनापुर को जो है क्या बनाया, राजधानी बनाया। महाभारत वाली हस्तिनापुर यही है। हस्तिनापुर को इन्होंने क्या बनाया फ्रेंड्स, राजधानी बनाया। आगे चल करके क्या हुआ,
कि इनमें जो है दो राजवंश हुए। इनमें कितने हुए? इस कुरु राज्य में दो राजवंश हुए। एक का नाम था पांडव वंश और एक का नाम क्या था? कौरव वंश था। और इनके मध्य में जो युद्ध होता है उसे कुरुक्षेत्र का युद्ध कहते हैं। क्या होता है इनके मध्य में? युद्ध बहुत भयंकर होता है, आपने पढ़ा होगा। अब इस जो युद्ध की जो जानकारी मिलती है उसको मतलब इसमें बहुत सारे युद्ध लड़े गए थे, तो इसे जो है इन युद्धों को क्या कहा जाता है? जय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जय कहा जाता है। और जब इसमें सहस्त्राब्दी श्लोक हो जाते हैं तब इसे जय संहिता कह दिया जाता है। जय संहिता कह दिया जाता है। बाद में जब श्लोकों की संख्या ज्यादा होती है तब इसे जो है राष्ट्रीय महत्व देने के लिए भारत संहिता कह दिया जाता है, भारत संहिता। और भारत संहिता के बाद इसे जो है महाभारत इसी का नाम है, ध्यान रखेंगे। तो महाभारत भी इसी को कहा जाता है। और इसकी रचना किसने की हुई थी? महर्षि वेद व्यास जी द्वारा जो है इनकी रचना की गई थी। तो युद्ध हुआ और युद्ध का परिणाम क्या हुआ? युद्ध का परिणाम क्या हुआ आपको पता होगा कि युद्ध के परिणाम में जो है सभी की क्षति हुई और दोनों योद्धाओं की क्या हो जाती है, मतलब दोनों वंश जो है पतन की ओर जाते हैं, समाप्त हो जाने की कगार में आ जाते हैं। क्योंकि युद्ध में एक लोग की क्षति नहीं होती है, जब सेना लड़ती है तो मारे जाते हैं, उनको जो है भरपाई के लिए कुछ जो है देना पड़ता है, पैसे देना पड़ते हैं परिवार को, हथियार खरीदने पड़ते हैं, बंदूक गोली तलवार जो भी लगता है, रथ है, तो ये सभी सामग्री लगती हैं। तो जब युद्ध समाप्त हुआ तो क्या हुआ कि उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई और दयनीय होने के बाद में जो है फिर कहते हैं कि यहाँ पर जो है भयंकर बाढ़ आई हुई थी हस्तिनापुर में। तो फिर बाढ़ के बाद जो है यहाँ के लोग कहाँ पर आ गए थे? ये कौशाम्बी में आ गए थे। कहाँ पर आ गए थे? कौशाम्बी में आ गए थे। और कौशाम्बी कहाँ पर पड़ता है? ये इलाहाबाद या प्रयागराज वाला क्षेत्र है कौशाम्बी। कौन सा क्षेत्र? इलाहाबाद या प्रयागराज वाला क्षेत्र है। तो ये है पूरी कहानी। आप प्रश्न पढ़िएगा, आपको बहुत आसानी से जो है सॉल्व कर पाएंगे आप। क्या पूछता है? भारत, भारत भारत नहीं, यहाँ पर भरत होगा। भारत और पुरु राज्य ने कुरु राज्य का निर्माण किया, तो यहाँ पर दोनों के मध्य में समझौता हुआ था, तो ये बात सही है। दूसरा है कुरु राज्य की राजधानी हस्तिनापुर थी। ध्यान रखना ये हस्तिनापुर वर्तमान मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में जो है आता है। तो ये हस्तिनापुर थी, ये बात भी सही है। कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडव और कौरवों के मध्य हुआ जिसके बाद कुरु योद्धाओं का अंत हो गया, तो ये बात भी सही है। बाढ़ के कारण हस्तिनापुर के लोग अवंती में आ गए थे, ये बात गलत है क्योंकि अवंती में नहीं आए हुए थे, कौशाम्बी गए हुए थे। चीजें आई हो समझ में आई हो। आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चीजों को। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिएगा। उत्तर वैदिक काल में, अब ये प्रश्न कर चुके हैं, मैं इसका कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा। उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय था। देखिए उत्तर वैदिक काल में कह रहा है तो बिल्कुल सही बात है ये। प्रारंभ में पूछे तो पशुपालन। अयस धातु का संबंध तांबा और कांसा से था, तो बताया था कि अयस जो है धातुओं के लिए शब्द प्रयोग हुआ है। श्याम अयस या श्याम या कृष्ण का संबंध लोहा से है। हाँ, तो श्याम अयस का जो है संबंध ये लोहा से है, काली धातु से कहा गया है श्याम अयस को, तो ये बात भी सही है। लोहा की खोज मध्य प्रदेश में हुई थी, ये बात जो है पूरी तरीके से गलत है। लोहा की खोज जो है उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुई थी। कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुई थी। और कब हुई थी? 1000 ईसा पूर्व में हुई थी। उत्तर प्रदेश के जो है एटा जिले में हुई थी। स्थान का नाम पूछे तो कहाँ पर हुई थी? अतरंजी खेड़ा में जो है यह जो है खोज हुई थी। आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो क्या पूछता है? गलत पूछता है, तो आपका ये वाला कथन गलत है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। गलत जोड़े की क्या करना है? आपको पहचान करना है। तो देखिएगा राजनीतिक इकाई को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। अब यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए भाई वो नहीं है, अन्यथा मैं देखता हूँ जो मिल जाए। एरो ऑप्शन, विजुअल हेडिंग ऑटोमेटिक, ये नहीं बन रहा है। चलिए थोड़ा सा और ये देखते हैं। लास्ट विश्व प्रेजेंट स्क्रीन क्या है इसमें? वाइट है, ये नहीं है। स्टार्स, एरो है, चलिए ठीक है, ये रहने दें। देखिएगा आपसे गलत जोड़ी की मैं बना देता हूँ हाथ से ही। तो यहाँ पर देखेंगे मैं एक जो है कुछ राज्य बना रहा हूँ, एक क्षेत्र मैंने ये बनाया। तो इसे क्या कहते थे? ये जो राज्य मैंने बनाया हुआ है, और फिर मैंने एक दूसरा क्षेत्र बनाया हुआ है। एक दूसरा गोला नहीं बनेगा मुझसे, मुझे पता है। तीसरा क्षेत्र बन जाएगा, ये चौथा क्षेत्र बन जाएगा। मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, मैं पांचवा क्षेत्र बना देता हूँ। ठीक है, चीज़ों को देखिएगा समझिएगा। ये जो है ये क्या होता था? कुल होता था, कुल।
कुल या इसी को परिवार भी कह दिया जाता था, कुल या परिवार होता था। जब ऐसे कई कुल या परिवार एक साथ मिल जाते थे तब क्या हो जाता था, बनता था बड़ी इकाई गांव बनती थी। और ऐसे जब कई गांव मिलते थे तब क्या बनती थी, एक बड़ी इकाई विश्व बनती थी, विश्व। और कई विश्व जब ऐसे मिल जाते थे तब क्या बनता था, जन बनता था, एक जन का निर्माण होता था। जब ऐसे कई जन मिल जाते थे तब क्या बनता था, जनपद बन जाता था। ठीक है, तो ऐसे बनते थे। जैसे कि वर्तमान में भारत है, भारत में क्या है, कई राज्य हैं, कई राज्यों में क्या है, जिले हैं, कई जिलों में क्या है, तहसीलें हैं, फिर गांव हैं, पंचायतें हैं, गांव है, ऐसी इकाई है। तो ये प्रश्न आता है कि ऋग वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई अगर पूछा जाए, सबसे छोटी इकाई क्या थी, देखिए प्रश्न कैसे पूछेंगे। तो आपके पास में क्या है, एक जो है कुल है, कुल है। कुल से जो बड़ी इकाई होती थी उसे क्या कहते थे, गांव या ग्राम कह देते थे। गांव से बड़ी जो होती थी उसे क्या कहा जाता, विश्व कहा जाता था। और जो विश्व से बड़ी होती थी उसे क्या कहते थे, जन कहते थे। और जन से जो बड़ी होती थी उसे क्या कहते थे, जनपद कहते थे। ठीक है, अब आपसे क्या प्रश्न बनता है यहाँ से देखिएगा, आपसे पूछे कि जो है सबसे छोटी इकाई क्या थी, छोटी राजनीतिक इकाई क्या थी, तो आप क्या बताएंगे, कुल थी। कुल को परिवार भी कहा जाता था। और जो सबसे बड़ी इकाई आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, ये बताएंगे। शायद आपसे प्रश्न में ऐसा क्रम पूछ लिया जाए कि बड़े से छोटे की ओर अथवा छोटे से बड़े की ओर लगाइए, सब कुछ बता देना। ठीक है, इसीलिए मैंने सब चीजें बताई हुई है। अब कुल का जो प्रमुख होता था तो आप क्या बताएंगे, जो है कुलप क्या कहा जाता था, कुलप कहते थे। कुल के जो प्रमुख को क्या कहा जाता था, कुलप कह देते थे। या मुखिया मान लीजिएगा भाई, मुखिया भी शब्द प्रयोग मिले सकते हैं। और ये समानतः जो है घर का मालिक जो होता था पिता होता था। और ऋग्वेद में जो सर्वाधिक बार अगर कोई शब्द आया हुआ है तो पिता आया हुआ है, ध्यान रखना, गलती मत करना, इंद्र नहीं है। इंद्र देवता के रूप में आया हुआ है, लेकिन सब शब्दों में पिता सबसे ज्यादा आया हुआ है। तो ये पिता की जो क्या करता है, जो आदेश दे देता था वो आदेश फॉलो करना होता था। विश्वामित्र ने ऐसे कहते हैं अपने सभी बेटों को जो क्या कर दिया था, 50 बेटों को जो है वनवास दे दिया था, तो जीवन भर उन्होंने भेजा हुआ था, मतलब रहे थे वहीं पर। जो ग्राम का प्रमुख होता था तो उसे क्या कहा जाता था, ग्रामणी जो है गांव के प्रमुख को कहते थे। विश्व का जो मालिक होता था उसे क्या कहा जाता, विश्वपति कहा जाता था। विश्वपति, पति का मतलब क्या होता है, पति का मतलब होता है स्वामी। स्वामी का मतलब किसी भी क्षेत्र का मालिक। ठीक है, या किसी वस्तु का मालिक स्वामी होता है। तो पत्नी को भी क्या कहा गया है, मनुस्मृति में मतलब एक संपत्ति की तरह देखा गया है जिस पर अधिकार किया जा सकता है, इसीलिए पति शब्द ये आया हुआ है। तो जन की बात करते हैं, जन का जो प्रमुख होता था उसे क्या कहा जाता था, राजन कहा जाता था। राजन समानता या जनस्य गोपा शब्द भी, या गोपा शब्द कुछ भी मिलता है। और जो इसके लिए जो है राजा शब्द का प्रयोग मिलता है जनपद के लिए। तो चीजें ये हैं आपकी, तो बताना है क्या पूछा गया है। कुल या परिवार का प्रमुख कुलक होता था, ये बात बिल्कुल सही है। ग्राम का जो है प्रमुख होता था वो कौन होता, ग्रामणी होता था, ग्रामणी, ये बात भी सही है। विश्व का प्रमुख विस्पति, ये भी सही है। जन का प्रमुख गोपद नहीं होता था भाई, जन का प्रमुख जो कौन होता था, राजन होता था, तो ये बात गलत हो जाएगी। गोपद तो क्या था, गोपद है ये अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है, अथर्ववेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, अथर्ववेद से संबंधित है। आगे बढ़ जाते हैं भाई, प्रश्नों की संख्या 28 है, बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा, थोड़ी सी मैं अभी 15 तक के 12 प्रश्न और सॉल्व कर देते हैं, इसके बाद जो है सिंगल प्रश्न होंगे। तो इतने में जो है आपका टॉपिक कवर हो गया, यकीन मानिएगा जो चीज़ें हैं महत्वपूर्ण मैंने कवर कर दी हुई है। बाकी जो है वेद अलग से देखेंगे अभी, और ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषद ये अलग से देखेंगे, तो वहाँ भी कवर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपसे पूछ रहा है, और सही में देखिएगा, देखिए कुछ शब्द दिए हुए हैं, समाज से शब्द, सामाजिक जीवन से संबंधित हैं। तो देखिएगा, जैसे अमाजू क्या होता था, अमाजू, तो जो महिलाएं जीवन पर्यंत क्या रहती थी, कुंवारी रहती थी, मतलब विवाह नहीं करती थी, ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करती थी, उन्हें क्या कहा जाता, अमाजू कहते थे। ये बिल्कुल सही बात है। क्या कहा जाता था, अमाजू कहा जाता था। अब जो अविवाहित होती थी ऐसे मतलब, या विदुषी महिला, यहाँ पर ये प्रश्न आप अगर आपसे पूछे तो ऐसे कुछ विदुषी महिला हुई हैं ऋग वैदिक काल में, वैदिक काल में, जिन्होंने वेदों की रचना में योगदान दिया हुआ है, जैसे कि अपाला, अपाला हुई है, घोषा हुई है, अपाला, घोषा, सिकता, सिकता, लोप मुद्रा, लोपा, लोपा, ऐसे ये शब्द जो है खिलखिली आए हुए हैं, जो विद्वान महिलाएं होती थी ऋग्वेद काल में, वो उनके नाम है। नियोग प्रथा को पुनर्विवाह कहते थे, बिल्कुल सही बात है। ध्यान रखना, जो ऋग्वैदिक काल था उस काल में जो है यह जरूरी होता था कि एक जो है पुत्र होना चाहिए, संतान में भी क्या होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए, पुत्री नहीं। अभी बात करेंगे कि पुत्री को जो है समस्त दुखों का कारण बताया गया है इन ग्रंथों में। और
कई ग्रह तो जो है पुत्री को, महिला को जो है सुरा या जुआ के समान बताया गया है। सुरा मतलब होता है मदिरा, दारू, उसके समान बताया गया है, समस्त दुखों का कारण बताया गया है। तो कई जगह जो है लक्ष्मी के रूप में भी जो है प्रस्तुत किया गया है कई ग्रंथों में। तो उनकी बात करेंगे जब आएगा हमारा जो है। हर चीज़ का जो है भाई समय के सापेक्ष ही चर्चा हो सकती है, क्योंकि एक क्वेश्चन में तो बहुत सारी चीज़ें समझाने में शब्द प्रयोग करते हैं, और हर शब्द पर अगर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। तो संतान का बहुत ज़्यादा महत्व था। कैसे महत्व था? आप जानते हैं कि 3 ऋण होते थे हमारे प्राचीन संस्कृति में। कितने ऋण होते थे? 3 ऋण होते थे। और जिसमें क्या था? एक पितृ ऋण था। एक क्या था? पितृ ऋण था। यानी कि जब तक कोई व्यक्ति पिता नहीं बन जाता है, पिता कब बनेगा? सिर्फ शादी करने से जो है पिता नहीं बनेगा। उसे क्या करना होगा? एक संतान उत्पन्न करना होगा, वो भी पुत्र उत्पन्न करना होगा। तब तक उसके ऊपर जो है एक ऋण रहेगा। और यह ऋण कब उतारना होता था? गृहस्थ आश्रम में उतारना होता था। यानी कि जब विवाहित जीवन का निर्वहन किया जाता है 25 से लगा करके 50 साल की आयु तक है। तो ये जो है संतान प्राप्ति, मतलब संतान का बहुत ज्यादा महत्व था। ऐसा माना जाता था कि वंश आगे बढ़ाने के लिए जो है एक संतान जरूरी है। तो अब क्या होता था कि जैसे कई बार होता है कि किसी एक, मतलब शादी करने से क्या है, बच्चा नहीं होता था। पहले तो राजा महाराजा लोग क्या करते थे? 4-4 शादियां करते थे, 5-5 शादियां करते थे। तो क्या था कि मतलब ऐसी महिला जो संतान नहीं है जिसके पास में, क्योंकि ऐसा माना गया जब तक 3 ऋण नहीं उतरेंगे तब तक जो है मोक्ष नहीं मिलेगी। अर्थात आप यहीं पर जो है जन्म जन्मांतर तक जो कहीं कीड़ा बन के, कहीं मकोड़े बनकर, कहीं सांप बन के, कहीं बिच्छी बन करके, कहीं ऐसे जो है जन्म लेते रहेंगे। तो आपको अगर मोक्ष चाहिए है तो आपको ऋण उतारना होगा, ऋण उतारना होगा तो एक संतान चाहिए होगी। और कई बार जो है कुछ बीमारियों के कारण, या फिर विभिन्न प्रकार के हमने गुणसूत्रों में भी ये रोग देखे हुए थे, डिसीज देखी थी कि संतान क्यों नहीं होती है उसमें, या फिर अन्य कारणों से संतान नहीं हो पाती है। तो ऐसी प्रथा में, जैसे मान लीजिएगा किसी महिला की 20 वर्ष की आयु में जो है शादी हुई, और किसी कारणवश जो है उसका पति क्या हो जाता है, 21 वर्ष या 22 वर्ष की आयु में क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये औरत क्या हो जाएगी? विधवा हो जाएगी। मतलब कि उसका पति नहीं होगा, फिर संतान होने की तो चांस ही नहीं है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या किया जाता था कि मतलब दूसरा विवाह किया जाता था, या दूसरा विवाह नहीं भाई इसे कहते थे, यहाँ पर पुनर्विवाह जैसा ही है। इसमें जो है जो मतलब पति का भाई होता था उससे जो है यौन संबंध बनाने की जो है अनुमति दी गई थी। किसके लिए? केवल ये जो है अनुमति इसलिए नहीं दी गई थी, भोग विलास प्रवृत्ति के लिए नहीं दी गई थी, मतलब कि आप शारीरिक सुख का भोग करें। यह अनुमति जो है इसलिए दी गई थी कि मतलब एक संतान प्राप्ति हो सके, बस एक संतान तक के लिए अनुमति जो है वैध थी। इसी को क्या कहा गया था? नियोग प्रथा कहा गया था। और नियोग प्रथा से जो मतलब ऐसी संतान उत्पन्न होती थी उसका नाम क्या होता था? क्षेत्रज होता था। तो ये बात भी सही है, क्षेत्रज नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान की बात भी सही है। और जो प्रजापति है ये ऋग्वेद में सर्वोच्च देवता होता था। ये बात गलत लिखी हुई है कि ये जो है ऋग्वेद में नहीं, यह जो है अथर्ववेद में बताया गया है कि जो है उत्तर वैदिक काल के जो है सर्वोच्च देवता कौन है? प्रजापति हैं। अथर्व वेद में जो है ये बताया गया है। तो ऋग्वैदिक काल में जो सर्वोच्च देवता रहता है वो कौन रहता है? इंद्र रहता है, ध्यान रखेंगे, इंद्र। कई बार भाई शुद्ध हिंदी नहीं लिख पाती है तो ये मत मानिए कि बनता नहीं है, बनता है। वही चीजें कई बार जो है दिमाग में उपस्थिति नहीं हो जाती। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपसे गलत क्या पूछा गया भाई? कौन सा कथन सही है? तो इसमें 3 कथन सही दिए हुए हैं, एक कथन गलत है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आप चेंज कीजिएगा प्रश्न का थोड़ी से। ऐसा देखेंगे कौन सा कथन जो है सही नहीं है, ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब प्रश्न जो है सामान्य से बचे हुए हैं, सभी प्रश्न हम कर चुके हैं। ये लगभग प्रश्न जो पीछे किए हैं वही है। ऋग्वेद में सर्वप्रथम किस नदी का उल्लेख मिला है? तो आप क्या कहेंगे? जो है सरस्वती नदी का उल्लेख मिला हुआ है। सबसे ज्यादा जो है इसे क्या कहा गया है? महत्वपूर्ण नदी कहा गया है। और इसके लिए जो है नदी तमा, नदी तमा शब्द प्रयोग में लिया गया है। इसके लिए शब्द जो है देवी तमा प्रयोग में लिया गया है। तो ये चीजें पढ़ चुके हैं हम। अगर ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सरस्वती थी। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि सर्वाधिक बार किस नदी का जो है प्रयोग आया हुआ है, सर्वाधिक बार कौन सी नदी जो है ऋग्वेद में आई हुई है, तो सिंधु नदी है सर्वाधिक बार। गंगा का जो है 1 बार मात्र नाम आया हुआ है। यमुना का जो है 3 बार नाम आया हुआ है। और जो हमारे मध्य प्रदेश की नदी है जिसका नाम है रेवा, ये नर्मदा नदी के लिए रेवा शब्द आया हुआ है। और देखिएगा ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, कौन सा मंडल है? ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, उस 10वें मंडल में 3 सूक्त हैं। उस 3 सूक्तों में से एक सूक्त है जिसका नाम है नदी सूक्त। क्या नाम है? नदी सूक्त नाम है।
और इस नदी सूक्त में 19 नदियों का जिक्र मिलता है। कितनी नदियों का? 19 नदियों का जो है नदी सूक्त में जिक्र मिलता है। और जो ऋग्वेद है, पूरा का पूरा जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद, उस ऋग्वेद में जो है 25 नदियों की जानकारी मिलती है। कितनी नदियों की? 25 नदियों की जानकारी मिलती है। बाकी जो है प्रमुख नदियां और उनके जो है प्राचीन नाम याद रखने हैं, तो प्राचीन नाम हम कर चुके हैं पहले। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दास और दस्यु शब्द जो है वैदिक साहित्य में किसके लिए प्रयोग हुए हैं? तो ध्यान रखना, दास और दस्यु शब्द ये अनार्य जातियों के लिए प्रयोग किए गए हैं। किसके लिए? अनार्य जातियों के लिए, मतलब जो उनकी सेवा भाव से करते हैं, इन्हें कमजोर समझते थे। आर्य स्वयं को जो है श्रेष्ठ मानते थे, इन्हें कमजोर मतलब कि हीन समझते थे। तो ये दास और दस्युओं के लिए एक शब्द मिलता है कि दस्युओं को पराजित किया गया है, तो मतलब आर्य ने भारत के मूल निवासियों को जो है पराजित किया हुआ था। तो ये है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला है, ऋग्वेद में निष्क था शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? हमने बात किया हुआ था, निष्क जो है आभूषण होता था, और ये जो है स्वर्ण आभूषण के लिए जो है प्रयोग में लिया गया है। जो कर संग्रहण होता था, इसके करने वाला जो अधिकारी होता था, इसे भाग दुध शब्द आया हुआ है। भाग दुध शब्द जो इसके लिए आया हुआ है। अनाज मापक जो है इसके लिए भाई कोई शब्द था। समय मापक के लिए तो गूढ़ली समय आया हुआ है, गूढ़ युद्ध क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। व्रात्य किसके लिए आया हुआ है? तो व्रात्य किसे कहा गया है? तो व्रात्य में ऐसा होता था भाई कि कई सारे जो मतलब विद्वान लोग होते थे, वे वेद पाठ पर विश्वास करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे। तो जो लोग वेद पाठ में ना करने वाले लोग जो होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? व्रात्य कहा गया था। ध्यान रखिएगा, यूजीसी नेट का क्वेश्चन है ये। ऋग्वेद में वर्णित सभा और समिति का प्रमुख कार्य क्या था? तो थोड़ा सा यहाँ समझेंगे। सभा और समिति, देखिएगा, जो राजा होता था, राजा होता, मैं ऋग्वेदिक काल की बात कर रहा हूँ। कब की बात कर रहा हूँ? ये शुरुआती उल्लेख इसी मिलता है, ऋग्वेद में जो है मिलता है। देखिएगा, जो राजा होता था, राजा का पद कैसा होता था? मतलब वंशानुगत नहीं होता था, यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से गणतंत्र था। यहाँ पर गणतंत्र था, मतलब राजा का चुनाव होता था। ठीक है। अब राजा का चुनाव किसके द्वारा? दो संस्थाएं होती थी जो राजा को सहायता करती थी। एक का नाम था सभा, एक का नाम क्या था? सभा था, और दूसरे का नाम क्या था? समिति था। तो सभा जो है मुख्य कार्य की अगर बात की जाए, तो सभा में जो है वृद्ध सदस्य होते थे, यानी कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का जिनके पास में क्या होता था? अनुभव होता था, वो जो है इसके सदस्य होते थे। और समिति में जो है, तो इसमें जो है लगभग सभी राज्यों के जो बड़े बड़े लोग होते थे, जैसे मतलब ये लोकसभा के समान थी, जैसे कि यहाँ पर सांसद विभिन्न क्षेत्रों से चुन करके जाते हैं, वैसी ही होती थी। यह जो है राज्यसभा के समान थी। तो समिति में जो है मुख्यतः इसका कार्य होता था राजा का चुनाव करना। क्या होता था? राजा का चुनाव करना जो है इसका मुख्य कार्य होता था। ठीक है। इस जो ये आपकी क्या है, सभा है, इसका जो है ऋग्वेद में 8 बार जिक्र हुआ है। कितनी बार? 8 बार। और समिति का कितनी बार जिक्र हुआ है? 9 बार जिक्र हुआ है। ठीक है। अब यही आगे चल कर के यही जो यही संस्था है, इन्हें जो है अथर्ववेद में एक कोटेशन इनके लिए प्रयोग में लिया गया है। अथर्ववेद में क्या कहा गया है कि एक प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। किसकी? प्रजापति की क्या है? 2 पुत्री इन्हें कहा गया। अब प्रजापति कौन होता था? प्रजापति जो है, जो सर्वोच्च देवता था, कौन था? सर्वोच्च देवता, जो मतलब सर्वोच्च जो देवता था, उसके लिए प्रजापति कहा गया, भगवान विष्णु के लिए। ठीक है, भगवान विष्णु के लिए। तो इनके महत्व को बता रहे हैं कि सभा और समितियां जो है शासन के मुख्य क्या थे? आधार थे। अथर्ववेद में ऐसा बताया गया है। ठीक है। तो आधार थे, यानी कि भगवान के जो ये हाथ हैं, ये पुत्रियां हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रही होंगी शायद, इसलिए कहा होगा। तो क्या कहता है? सभा समिति का मुख्य कार्य था न्यायिक व प्रशासनिक कार्य में सहायता करना। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, इतने से ज्यादा नहीं आपसे पूछा जाएगा। ऋग्वेद में पुर शब्द का जो है किसके लिए शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ध्यान रखिए, किलेबंद नगरों के लिए हुआ है पुर शब्द। और इसे जो ऐसी कहानी मिलती है कि जो इंद्र था, उसने अपने वज्र प्रहार से, किसने? वज्र प्रहार, जो उनका क्या है, हथियार है, उसके माध्यम से सभी जो है इन पुरों को तोड़ दिया। इसलिए इंद्र को क्या कहा गया था? ऋग्वैदिक काल में पुरंदर कहा गया है। क्या कहा गया है? पुरंदर कहा गया है। आगे बढ़ जाते हैं। ये कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट करने के लिए बात है ये। वैदिक समाज में निष्क्रमणीय किसे कहा जाता है? निष्क्रमणीय किसे कहा गया है? तो ध्यान रखते हैं कि वैदिक जब उसकी बात, अभी संस्कार हम अलग से पढ़ेंगे, यह संस्कार टॉपिक है अलग से। मैं डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ये वो क्वेश्चन है जो शायद वहां पर भी मिलेंगे आपको, जो संकल्पना वाला टॉपिक है। संस्कार है तो कितने? 16 संस्कार जो है पूरे के पूरे हमारे उसमें। अब इस संस्कार में जो 10वां संस्कार है, कौन सा है 10वां संस्कार? उसे जो है उपनयन संस्कार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार यानी कि वह संस्कार जब से जो है शिक्षा क्या होती है? प्रारंभ होती है।
और जब उपनयन संस्कार में कोई जो बालक होता था, बच्चा होता था, क्या होता था, बालक या बच्चा होता था, तो वो क्या करता था, पढ़ने के लिए जो है कहाँ पर जाता था, गुरुकुल जाता था। गुरुकुल जाता था। तो जब वो पहली बार घर से निकलता था तो उसके लिए निष्क्रमणीय शब्द जो है प्रयोग में लिया गया है। तो उसी जो किससे संबंधित हो जाएगा, शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। सप्त सिंधु क्षेत्र में किन नदियों संबंधित है, तो अभी हमने देखा था कि पंजाब की 7 नदियां, यही आपका सही हो जाएगा। गंगा यमुना घाटी जो है ये आपका कौन सा प्रदेश था, ब्रह्मर्षि प्रदेश था। कौन सा प्रदेश था, ये ब्रह्मर्षि प्रदेश था। और चलिए, ऋग्वेद में विश्वजीत यज्ञ का उल्लेख है, तो ये राज सत्ता के विस्तार रहे। तो पंच महायज्ञ जो है, यज्ञ हमारे उस सिलेबस में अलग से है, तो उसमें देखेंगे और क्वेश्चन डिटेल में। अथर्ववेद का प्रमुख विषय वस्तु क्या है, तो वेद अलग से भी पढ़ने हैं, तो इसका प्रमुख विषय वस्तु अथर्ववेद में कौन सा है, जादू टोना रोग निवारण है। और ये जो है कुछ बातें ध्यान रख लीजिएगा। सबसे नवीनतम वेद है, नवीनतम वेद है, सबसे बाद में लिखा गया वेद है। अथर्वा ऋषि जो है थे, अथर्वा ऋषि के नाम पर जो इसका क्या है, नामकरण है। इसका जो उपवेद है, अथर्ववेद का जो उपवेद है, उपवेद, उसका नाम क्या है, शिल्प वेद जो है अथर्ववेद का उपवेद है, शिल्प वेद। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है, क्या है, जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम क्या था, गोपथ जो है ब्राह्मण ग्रंथ, ये हो जाएगा। पुरुष से सूक्त किस वेद में है, तो पुरुष सूक्त जो है ये ऋग्वेद के जो है 10वें मंडल के अंतर्गत आता है। कौन से मंडल के अंतर्गत, 10वें मंडल के अंतर्गत। और इसमें जो है मुख्यतः किसकी जानकारी मिलती है, तो आप बताएंगे वर्ण व्यवस्था की जानकारी है। और वर्ण व्यवस्था में कितने वर्ण बताए गए हैं, 4 वर्ण बताए गए हैं। कौन कौन से, एक ब्राह्मण है, एक जो है क्षत्रिय है, एक जो है शूद्र क्षत्रिय है, और एक जो है वैश्य है, और एक जो है क्या है, शूद्र है। ये जानकारी कहाँ मिलती है, वर्ण व्यवस्था मिलती है। मेंस में आपका इसका सही भाव बताऊंगा, प्री में लोगों को पता ही नहीं चलता है कि वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या है। वास्तव में यदि मैं बात करूँ ना, पढ़ाई का मतलब सिर्फ मतलब एक नौकरी के संदर्भ में देखा जाता है, इसका वास्तविक मतलब नहीं समझते हैं। फिर पढ़े लिखे लोग भी क्या करते हैं, हमारे अच्छे अच्छे लोगों पर टीका टिप्पणी करते हैं, तो हमें तो क्या कर लगता है कि भाई वास्तविकता में पढ़ तो लो, पहले जान तो लो कि वास्तविकता क्या है, फिर उसके बाद में जो है जितना आपने संघर्ष किया है, ऐसे ही इतिहास में नाम नहीं छप जाता है। उसमें इतिहास में नाम छपाने के लिए जो क्या करना पड़ता है, लाखों लोगों से हट करके अलग एक व्यक्ति जैसा संघर्ष करना पड़ता है। तो उन विभूतियों की जो है योगदानों को पढ़िएगा, वास्तविकता पढ़िएगा, तब जो उन पर हाथ उठाइएगा, तभी जो है आपका वास्तविक मतलब कहलाएगा। तो वर्ण व्यवस्था है, तो वर्ण व्यवस्था में जो है पुरुष सूक्त में क्या जानकारी मिलती है, वर्ण व्यवस्था वास्तव में जो है कर्म आधारित थी। मूल रूप से कैसी थी, कर्म आधारित थी। जो जैसा कर्म करेगा उसी के आधार पर जो है उसका नाम मिलेगा। बाद में इसमें जो है गलत कार्य, गलत जो चीजें हुई तो वो बात करेंगे अभी हम डिटेल में। वर्ण व्यवस्था भी हमारे सिलेबस में अलग से है। तो 10वें मंडल में मिलता है, और इसमें जो है एक बहुत बड़े पुरुष की कल्पना की गई है, विराट पुरुष की कल्पना की गई है। और उसमें कहा गया है कि जो ये विराट पुरुष है, इसके विभिन्न हिस्सों से क्या हुई है, इन जातियों की उत्पत्ति हुई है। उसमें ध्यान रखना, जो मूल रूप से बताया गया है, तो उसमें ये सिद्धांत है, ब्राह्मण बराबर क्षत्रिय बराबर वैश्य बराबर शूद्र। सिर्फ इनके नाम लिखे हुए हैं, ये कहीं नहीं उस ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि भाई जो भुजा से निकला हुआ है वो ज्यादा बाहुबल वाला मजबूत व्यक्ति है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो मतलब सर से निकला हुआ है वो ब्राह्मण है तो ज्यादा बुद्धिमान है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो पैर से निकला हुआ है जंघा से तो वो क्या है, शूद्र है। तो वो क्या है, निचला वाला जो पैर से निकला हुआ है वो शूद्र है, उसका जो है स्थान सबसे नीचे है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, लोगों ने ये कल्पना कर ली हुई, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो छोटा है या नीची जाति का है। ध्यान रखना, ये सिर्फ सत्य एक होता है। क्या होता है, सत्य एक होता है, लेकिन विप्र बहुधा वदंती होता है। क्या होता है, विप्र बहुधा वदंती। विप्र मतलब ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है। ब्राह्मण का मतलब सिर्फ जाति से नहीं होता है, जो इसके पास में जो ज्ञान है उसे ब्राह्मण कहा जाता है। विप्र बहुधा वदंती, तो ज्ञानी लोग क्या कर देते हैं, सत्य को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत कर देते हैं। तो फिर कहानियां बन जाती हैं। थोड़ा सा और उदाहरण बताऊं क्या, चलिए समय पर फिर कभी बताएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। वैदिक काल में जो है गविष्ठी का अर्थ क्या था, तो ये शब्द भी जो है हमने पढ़ा हुआ है। गविष्ठी का अर्थ जो है गायों के लिए जो युद्ध होता था उसे गविष्ठी कहा जाता था। आगे बढ़ जाते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों की मुख्य आजीविका क्या थी, तो ये भी हमने पढ़ा हुआ। देखिए ऋग्वैदिक आर्य पूछ रहा है, यानी कि शुरुआत वाले आर्यों की तो क्या हो जाएगी आपकी, पशुपालन। और बाद वाले जो आर्य थे उनका क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। अगली बात करते हैं, किस वेद को भारतीय संगीत का उद्गम कहा जाता है, तो ये अभी हम प्रश्न और डिटेल में देखेंगे जब वेद करेंगे। तो ये साम वेद को कहा जाता है। तो ये क्या है हमारे पास में जो है
दाना, दान, दाना नहीं भाई, दान। दान, दक्षिणा और बलि का उल्लेख किसमें मिलता है? तो दान, पुण्य, बलि देखो कौन होता था, ये एक प्रकार का टैक्स था। क्या था? ये टैक्स था। तो कर प्रणाली से संबंधित हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? आज की क्लास हो जाएगी। तो ये हमने अपनी जो है क्लास किया ऋग्वैदिक काल के क्वेश्चन की। जो बाकी जो आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ छूट गई हैं, तो अभी हमें जो है बहुत सारे टॉपिक करना है। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हम सिलेबस के अनुसार चलेंगे। थोड़ा सा 10वीं शताब्दी तक सामान्य इतिहास पढ़ना पड़ेगा हमें, जैसा सिलेबस में दिया हुआ है। फिर जो सिलेबस में संकल्पना और विचार हमारा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है? संकल्पना और विचार। जो ये नवीन टॉपिक जुड़ा हुआ है। अब इसमें क्या है? वेद लिखा हुआ है, तो वेद, इसमें 4 वेद हम अलग से पढ़ेंगे। इसमें जो है ब्राह्मण ग्रंथ लिखे हुए हैं, तो इसमें सभी के सभी हम जो है ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है सभा समिति लिखा हुआ है, तो सभा समिति अलग से पढ़ेंगे। इसमें जो है उपनिषद लिखा हुआ है, तो उपनिषद अलग से पढ़ेंगे। इसमें वेदांग लिखा हुआ है, तो वेदांग भी अलग से पढ़ेंगे। इसमें जो है स्मृतियाँ लिखा हुआ है, तो स्मृति ग्रंथ अलग से पढ़ेंगे। इसमें आश्रम व्यवस्था लिखी हुई है, तो आश्रम अलग से पढ़ेंगे। इसमें जो है संस्कार लिखा हुआ है, संस्कार अलग से पढ़ेंगे। इसमें यज्ञ लिखा हुआ है, यज्ञ अलग से पढ़ेंगे। पंच महायज्ञ लिखा हुआ है। ये सभी चीज़ें अभी हम अलग से करेंगे। चलिए, बाकी टेंशन मत लीजिए। जितना परीक्षा जो है, आपकी परीक्षा जहाँ तक जाती है वहाँ तक अपने पास में क्या है, अनुभव है, आपको उन रास्तों तक पहुँचाया जाएगा। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और टेस्ट के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है वहाँ पर जुड़िएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास पर। धन्यवाद।